सो कंसेप्ट जो होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कोई भी जो चीज होता है, जैसे अच्छा रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, देखिए आप लोग देख पा रहे हैं रिकॉर्डिंग हो रहा है क्लास? यस सर। ओके, सो आप लोगों का जो हिस्ट्री वाला पार्ट है वो कहाँ से शुरू होता है? इट्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1857। 1857 के बाद से स्टार्ट हुआ है। दैट मींस 1857 इज ए मार्क, इज ए ईयर ऑफ मार्क। इसको क्या बोला जाता है? इज ए ईयर ऑफ मार्क। 1857 इज ए मार्क, ईयर ऑफ मार्क फॉर सिपाही म्यूटनी। एज यू ऑल नो दैट क्या हुआ था उस दिन। देखिए ये जो क्लास होगा, अब पहले मैं बोल देता हूँ, आप लोग जो क्वेश्चन रहते हैं स्टूडेंट लोगों के, सर हम कहाँ से पढ़े, है तो आप लोग जानना चाहते हैं सर कहाँ से स्टडी करे, कहाँ से क्या करे। तो ये जो चीज है, देखिए सबसे पहले जो होता है, जैसे मैं बोल रहा था, सिविल सर्विस एग्जाम क्रैक करने के लिए वो डिस्कशन बहुत जरूरी होता है। देखिए बुक में तो आपको सब मिल जाएगा, लेकिन वो जो याद रखने वाली चीज होता है ना, वो बहुत टफ होता है, क्योंकि बहुत इलेबोरेटली रहता है। कभी कभी जो स्टडी होता है बहुत बोरिंग होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ जो क्लास हम लोगों का होगा उसमें डिस्कशन में आप हिस्सेदार होइए। आप लोगों को मटेरियल्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उधर से तो आप लोगों को जरूर दिया जाएगा। उसके साथ साथ क्लास का जो नोट्स है, मतलब क्लास से हर क्लास का आज का जो डिस्कशन है उसका जो नोट्स है वो भी मिलता रहेगा, डे टू डे आप लोगों को मिलता रहेगा। लेकिन आज प्रॉब्लम है, आज मैंने सर को बोला है कि आज पहला दिन है, मैं नहीं चाहता कि ये सिर्फ मटेरियल बेस्ड स्टडी हो, क्योंकि मटेरियल बेस्ड स्टडी जब होता है ना, तब आप लोगों का जो डायमेंशन होता है वो बहुत छोटा हो जाता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा चीज ऐसा होता है जो पहले जानना पड़ता है कि अच्छा सर ऐसे था, बिगिनिंग कैसा था। मटेरियल्स जो होता है वो आपको एक एक जगह पे सीमित कर देगा। मैं नहीं चाहता आपका जो फर्स्ट वाला क्लास हो वो किसी एक जगह एक बेसिक के ऊपर, समझ में आया? इसलिए मैंने आज बोला नहीं सर, मैं थोड़ा बहुत मैं इन लोगों को जो बेसिक जगह होता है उसको थोड़ा बेसिक स्ट्रॉन्ग बना लूं, उसके बाद आई विल प्रोवाइड देम द नोट्स। ओके, क्लियर है तो? यस सर। ओके, सो एक बात बताइए, कैन यू सी द बोर्ड ओवर देयर? बोर्ड दिख रहा है सब? यस सर। ओके, सो देखिए आप लोगों का जो, हाँ आप लोगों का जो हिस्ट्री का जो सिलेबस है एग्जाम के लिए, वो 1858 57 से एक्चुअली स्टार्ट होता है। क्योंकि 1857 वाला जो ईयर है ये क्या है आप लोगों को पता होगा, शायद पता होगा कि ये क्या है। ये है क्या था इस साल में, क्या हुआ था 1857 में? सिपाही विद्रोह, पलासी युद्ध। बेटा बोलो बोलो, थोड़ा गलती हो गया, बोलो सिपाही म्यूटेंट, है तो? सिपाही। यस यस यस। सिपाही म्यूटेंट। देखो इसमें भी बहुत सारा चीज आप लोगों को जानना है, ठीक है। सिपाही म्यूटेंट है, और जो बैटल ऑफ पॉलिसी आपने बोला वो हुआ था 100 साल पहले। एकदम बहुत इजी है। देखिए यही मैं बात कर रहा था कि आज हम लोगों का जो बेसिक क्लास है ना वो हो जाना चाहिए। थोड़ा बहुत जानकारी आप लोगों को मिल जाए तो इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। क्योंकि जब भी हम सब्जेक्ट बेस में चला जाएंगे ना, या नोट्स बेस में पढ़ाई करेंगे, तो हम लोगों का जो बेसिक है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होगा। तो मैं चाहता हूँ आप लोग पहले बेसिक बनाए, उसके बाद हम लोग पढ़े। ओके, तो देखो बैटल ऑफ पॉलिसी जो हुआ था वो 1757 में हुआ था। उसके 100 साल बाद हुआ था क्या, सिपाही म्यूटेनी। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है ग्रेट रिवोल्ट, है तो? ग्रेट रिवोल्ट, ग्रेट रिवोल्ट बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857, ऐसे भी बोलते हैं। इसका और एक नाम भी है, इसको क्या बोला जाता है, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसको बोला जाता है। तो क्योंकि सबसे पहली बार क्या किए थे लोग ने, शामिल हुए थे ज्यादा, हालांकि सब जो सब टाइप का लोग थे या हर कम्युनिटी के लोग इसमें शामिल नहीं हुए थे, बट इसको फिर भी हम लोग बोलते। क्यों बोलते हैं अब देखिए, क्यों बोलते हैं, कैसे है, यही हम लोग का डिस्कशन है, ठीक। तो इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, ये किसने बोला था? ये जो एक सेंटेंस है, देखिए ये किसने बोला था, ये भी क्वेश्चन में देता है। किसने बोला था पता है आपको? ये जो सिपाही म्यूटिनी जो हम लोग पढ़ रहे हैं 1857 में हुआ था, जिसको हम ग्रेट रिवोल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको किसने ये बोला था कि ये जो 1857 वाला जो म्यूटिनी हुआ था, इसको द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किसने बोला था? विनायक दामोदर सावरकर। द पर्सन वाज विनायक
दामोदर सावरकर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो किसने जो 1857 वाला जो सिपाही म्यूटनी था उसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला था। क्लियर है अब तक जो डिस्कशन किए? बोलिए। क्लियर? यस सर, क्लियर। तो कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम है ना तो विदाउट एनी हेजिटेशन मुझसे पूछ लीजिएगा कि सर ये जगह थोड़ा एक बार समझा दीजिए या समझ में नहीं है, तो आई विल हैव इट विदाउट एनी बॉदरिंग। ठीक है, मुझे समझाना बहुत अच्छा लगता है, तो कोई भी दिक्कत मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट पूछ लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए ये जो हमने देखिए एक चीज इधर आ गया, क्या आ गया? देखिए आप लोग पूछ सकते हैं सर अभी अपने इसको बोला सर म्यूटनी, सिपाही म्यूटनी बोल रहे हैं अभी, उसके बाद सर अपने बोला कि 1857 को ग्रेट रिवोल्ट भी बोलते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन म्यूटनी एंड रिवोल्ट? होना चाहिए ना क्वेश्चन कि सर म्यूटनी और रिवोल्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। यू मस्ट नो इट। देखो कुछ चीज तुम लोगों को समझना है। कैसे? जैसे जैसे मैंने बोला एक होता है रिवोल्ट। देखो चीज को समझो पहले, रिवोल्ट ओके, उसके बाद आता है रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन, उसके बाद देखो लिखो म्यूटिनी। इसको लिखना नहीं है, इसको समझना है क्योंकि ये ज्यादातर देता नहीं है एग्जाम्पल वगैरह। क्या होता है, चीज क्या होता है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का म्यूटिनी। और एक चीज और होता है, वो होता है अपराइजिंग, सुना होगा शायद अपराइजिंग। ठीक है, तो ये डिफरेंस क्या है? देखो रिवोल्ट कब होता है? रिवोल्ट होता है जब किसी मतलब बड़ा सा टारगेट लेके, सोचो जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है कोई, अभी जो एक मैं एग्जांपल सेट करता हूँ तो और क्लियर होगा। जैसे अभी जो गवर्नमेंट चल रहा है, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट हो वो चल रहा है, उसका जो कामकाज है यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। ठीक है, ये बहुत दिनों से चल रहा है, तुमको थोड़ा बहुत तकलीफ हो रहा है, तो बहुत सारा कम्युनिटी लोग है जो उनको तकलीफ हो रहा है, तो तुम लोगों ने क्या किया, रिवोल्ट कर दिया। रिवोल्ट जो होता है वो क्या होता है, एक कम्युनिटी बेस्ड होता है, और ये जो होता है ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस होता है, थोड़ा टाइम लगता है इसमें। ठीक है, और ये वायलेंट भी होता है। रिवोल्ट जो होता है ये वायलेंट होता है, इसमें ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और ये क्या होता है, ये थोड़ा दिन तक चलता है। ऐसा नहीं कि रिवोल्ट का रिजल्ट रातों रात आ जाए। ठीक है, अब रिवोल्ट अगर ज्यादा दिन चलता रहा, रिवोल्ट बहुत दिन चलता रहा, तो क्या आता है, तो इसका जो एक्सपेंशन हो रहता है वो भी बढ़ जाता है। सोचो मैंने कुछ, मेरा अभी जो सरकार चल रहा है, मैं अभी करंट इशू में दे रहा हूँ, अभी जो सरकार चल रहा है इनका जो एजुकेशन पॉलिसी है वो मुझे पसंद नहीं है, तो मैं क्या किया, मैं अपने साथ जो जो स्टूडेंट लोग हैं हम लोगों ने क्या किया, रिवोल्ट किया। रिवोल्ट किया बहुत दिनों तक, मतलब अब स्टूडेंट लोग जुड़ने लगे। No, this is history. I am coming to that point little bit later. Okay, so let me finish this, then I will discuss it. Okay, so रिवोल्ट जो होता है, रिवोल्ट मतलब बहुत सारे लोग मिलके करता है। अब रिवोल्ट अगर बहुत दिनों तक चलता है ना, तो इसमें क्या होता है, डेफिनेटली अगर कोई रिवोल्ट चल रहा है तो उसमें क्या आता है, रेवोल्यूशन आता है। रेवोल्यूशन मतलब जो चेंजेस आता है थ्रू रिवोल्ट, जो चेंजेस आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन बोलते हैं। समझ में आया? अगर तुम बोलोगे सर चेंजेस नहीं आए तो रिवोल्ट ही बोला जाएगा। रिवोल्ट मतलब विद्रोह, हमने किया, रिवोल्ट किया, अगर रिजल्ट नहीं आया तो उसको हम रेवोल्यूशन नहीं बोल सकते। अगर चेंजेस हुआ और जो फंडामेंटल चेंजेस जिसके लिए हम लोग लड़ रहे थे वो अगर सक्सेसफुल हुआ तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन बोलते हैं। तुम एग्जाम्पल ले लो, जितना भी एग्जाम्पल, फ्रेंच रेवोल्यूशन बोलो या रशियन रेवोल्यूशन बोलो, ये क्या था, रेवोल्यूशन था। लेकिन शुरू तो रिवोल्ट से ही हुआ था ना, किसी ने स्टार्ट किया था, किसी कम्युनिटी के लोग, किसी कास्ट के लोग ने स्टार्ट किया था, धीरे 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 फैल गया। अब उसके बाद पूरा जो सिस्टम है उसमें चेंजेस आ गए, देन वो वाला क्या हो गया, रेवोल्यूशन। चेंजेस है तो रेवोल्यूशन, नहीं है तो रिवोल्ट कहलाता है। समझ में आया बेटा सबको? बोलो। यस सर। यस सर। एकदम। उसके बाद देखो क्या आता है, हाँ उसके बाद आता है म्यूटिनी। अभी जिसको हम म्यूटिनी बोले, क्यों इसको रिवोल्ट बोलेंगे या म्यूटिनी बोले, देखो अगर इसमें जो हम लोग, जो ये लोग जो जिसके लिए लड़ रहा था, मतलब सिपाही म्यूटिनी बोल रहा है या जिस चीज के लिए, किसके लिए लड़ रहा था, ये लोग हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर ये वाला सक्सेसफुल रह जाता तो हम लोग क्या बोलते हैं, सिपाही रेवोल्यूशन बोलते ना, क्योंकि हम लोगों को पता है थोड़ा बहुत कि सिपाही म्यूटिनी जो हुआ था या ग्रेट रिवोल्ट जो हुआ था ये सक्सेसफुल नहीं हुआ था, ये अल्टीमेटली फेलियर हुआ था, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तब उधर था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इधर था, ये लोग ने क्या किया तो उसको सप्रेस कर दिया, तो ये सक्सेसफुल नहीं हुआ था, इसलिए हम इसको रिवोल्ट बोल रहे हैं।
अगर ये वाला पूरा जो इन लोग जिसके लिए लड़ रहा था ये अगर सक्सेसफुल रहता तो हम इसको क्या बोलते हैं, सिपाही ग्रेट रेवोल्यूशन बोलते। समझ में आया क्या बोले, सिंपल चीज। अब देखो म्यूटनी क्या होता है, म्यूटनी होता है, देखो म्यूटनी चीज क्या होता है, म्यूटनी होता है जब स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग किसी एक चीज के ऊपर या कुछ उन लोगों का जो फायदा है उसको लेके जब लड़ते, इसमें कोई जनरल परसेप्शन या इश्यूज नहीं होता, ठीक है। म्यूटनी तब होता है जब जनरल कुछ कम्युनिटी के लोग, कुछ पार्टिकुलर कम्युनिटी लोग या कोई ग्रुप ऑफ पीपल वो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए जब लड़ रहे हैं, मतलब खुद के लिए जब लड़ रहा है और ये वायलेंट होता है, ठीक है, ये भी वायलेंट होता है, तो वो क्या होता है, म्यूटनी। म्यूटनी जनरलाइज नहीं होता है, समझ में आए? सर वी कैन से म्यूटनी मींस अनसक्सेसफुल, नहीं, म्यूटनी अनसक्सेसफुल नहीं बोला। म्यूटनी क्या बोल रहा हूं, देखिए म्यूटनी जब होता है, क्यों इसको सिपाही बोल रहे हैं, देखो नाम में ही लिखा हुआ है। ये जो म्यूटनी हम लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सिपाही, जो लोग सिपाही हुआ करते थे, कौन लोग सिपाही होते थे, ये मैं बाद में आ रहा हूँ, सिपाही लोगों ने रिवोल्ट किए थे, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम म्यूटनी बोल रहे हैं, क्योंकि एक ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, सिपाही थे, इसमें जो होता है जनरल लोग जो थे जिसका इसमें कुछ फायदा नहीं था वो लोग इसमें शामिल नहीं हुए थे, समझ में आए, इसलिए इसको म्यूटनी बोल रहा है। म्यूटनी तब होता है जब एक ग्रुप ऑफ पीपल अपने फायदे के लिए, अपने कुछ डिमांड्स पूरी करने के लिए अचानक से एक मतलब एक रिवोल्ट कर लेता है जिसमें वायलेंट भी होता है, तो हो जाता है वो म्यूटनी। समझ में आया क्या बोला, क्लियर है कि नहीं बोल? यस सर। हाँ, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, देखिए हम लोग बोल रहे हैं सिपाही म्यूटनी, क्योंकि ये जो म्यूटनी हुआ था, म्यूटनी में मैंने क्या बोला, एक ग्रुप ऑफ पीपल, तो सिपाही लोगों ने मेनली क्या किया था, रेवोल्यूशन मतलब एगेंस्ट पे गया था, सरकार के, ईस्ट इंडिया कंपनी के एगेंस्ट में जाके ये लोग किए थे, ठीक है। और रिवोल्ट होता है क्योंकि उसके बाद स्टार्टिंग किसने किया था, सिपाही ने, जो लोग सिपाही थे, ठीक है, उन लोगों ने स्टार्टिंग किए थे। उसके बाद धीरे धीरे कुछ जो राजा थे उस समय, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पॉलिसीज है, क्या था मैं डिस्कस करूंगा डेफिनेटली, उनका जो पॉलिसीज है उनके द्वारा इफेक्टेड थे, ये लोग भी इसमें शामिल हो गए, लेकिन परसेंटेज बहुत कम था जो लोग इसमें शामिल हुए थे, जो राजा या प्रिंसली जो स्टेट के जो राजा थे उस समय, वो लोग जो शामिल हुए थे, इसको फेवर किए थे, वो लोग भी बहुत माइनॉरिटीज थे, मतलब बहुत कम थे, इसलिए कुछ कुछ लोग इसको रिवोल्ट बोलते, लेकिन इसका आउटकम ये सक्सेसफुल नहीं था, इसलिए हम इसको रिवोल्ट रेवोल्यूशन नहीं बोल सकते। क्लियर? सर सिंपली मतलब हम ये बोल सकते हैं रिवोल्ट में जो कुछ जितने भी कम्युनिटी यहाँ पर मतलब शामिल होते हैं, हाँ। वो म्यूटनी से थोड़ा ज्यादा मतलब बड़ा होता है। नहीं होता है, बेसिकली एक ग्रुप ऑफ पीपल जो अपने लिए लड़ता है, ठीक है, जब अपने लिए कोई लड़ते, सोचो हम लोग एक एग्जांपल सेट करते हैं, हम लोग एक कम्युनिटी के लोग हैं, हम लोग एक ही जगह से बिलोंग करते हैं, हम लोगों ने कुछ डिमांड है, उसको लेके हम लोगों ने रिवोल्ट मतलब कर दिया, तो ये हो गया म्यूटनी, लेकिन वो वायलेंट भी होता है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हम लोग के आ रहे मूवमेंट में आ रहे, उसके बाद क्या हो गया, बहुत सारे लोग हम लोगों से जुड़ने लगे, थोड़ा ज्यादा बढ़ने लगे, हम लोगों का जो डिमांड है वो बढ़ने लगे, मतलब जो पॉपुलेशन है हम लोगों का वो हेवियर होने लगे, तो वो रिवोल्ट हो जाता है। अगर ये सक्सेसफुल हुआ देन उसको क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, उसको रेवोल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन, हाँ एकदम क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए क्योंकि हम लोग का सब लगेगा, ठीक है, व्हाई वी कॉल इस रिवोल्यूशन। उसके बाद देखो अपराइजिंग में मैं बाद में आ रहा हूँ, उसके बाद देखो एक क्वेश्चन हमने किया है मूवमेंट, सर व्हाट इज मूवमेंट। मूवमेंट मूवमेंट जैसे पढ़ते हैं हम लोग, क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ते हैं ना, मूवमेंट पढ़ते, क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ते हैं, सिविल सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, जो गांधी जी ने लॉन्च किए थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, 1930 में, सब पढ़ाएंगे, हाँ पूरा डिस्कशन होगा। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट लाए थे, तो मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट होता है जब पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा होता है, जहां पर मैस पार्टिसिपेशन होता है, मैस पार्टिसिपेशन माना विदाउट एनी बैरियर, कोई बैरियर नहीं रहता, हर तरह का लोग जब किसी चीज में शामिल होता है, किसी प्रोटेस्ट में शामिल होता है, उसको हम मूवमेंट बोलते हैं। और ये क्या होता है, नॉन वायलेंट होता है, बेसिकली ये नॉन वायलेंट होता है, ठीक है, इसमें ज्यादा क्या नहीं होता है, इसमें वायलेंस नहीं होता है, मतलब सरकार के विरुद्ध तुम लड़ रहे हो, लेकिन वो क्या होता है उसमें वायलेंस, मतलब ये इसको तोड़ दिया, इसको फोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है, एक प्रोसेस रहता है, एक डायरेक्शन रहता है, मोर इम्पोर्टेंटली एक डायरेक्शन रहता है कि हम लोग किसके लिए लड़ रहे हैं, और जो कैसे हम लोग को ये जो मूवमेंट हम लोग करेंगे, इसको लीड कैसे करेंगे,
एक परफेक्ट एक डायरेक्शन रहता है, देन इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मूवमेंट बोल सकते हैं। समझ में आया? म्यूटनी में एक्चुअली होता क्या है, म्यूटनी में हम लोग अपना डिमांड जो है उसको फुलफिल करना है, सेटिस्फेक्शन अपना जो है उसको फुलफिल करना है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, कैसे भी हो, मतलब हम लोग नॉन वायलेंटली कैसे भी हो हम लोगों को जो डिमांड है उसको फुलफिल करना है। रिवोल्ट में भी सेम होता है, रिवोल्ट थोड़ा बड़ा होता है म्यूटनी से, इसमें ज्यादा लोग इसमें शामिल हो जाता है, लेकिन इसका डायरेक्शन जो होता है वो कभी कभी जो होता है वो डायरेक्शन क्लियर नहीं रहता है, जो जैसे पाता है। माई वॉइस इज ब्रेकिंग टू एवरीवन, सबको प्रॉब्लम हो रहा है क्या? नो सर। नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है अभी भी, तो अब जिसको भी प्रॉब्लम हो रहा है ना, थोड़ा आउट होके फिर से ज्वाइन कर जाएगा तो ठीक हो गया, या फिर रिफ्रेश कर लेना तो ठीक हो जाता है, ठीक है। सो ऑल ऑफ यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सबको आ रहा है तो समझ में? यस सर, यस सर। सो मूवमेंट जो होता है इट इज अ मैस रेवोल्यूशन। मूवमेंट जो होता है ये ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है, ज्यादा लोग इसमें शामिल होते हैं, एक डायरेक्शन रहता है कि हम लोग कैसे इसको डील करेंगे और व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ इट, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम जो होता है मैस लोगों का जो प्रॉब्लम है इसको लेके फाइट किया जाता है, तो दिस इज द डिफरेंस। अब लास्ट वाला जो देखो, मैंने बोल दिया, शायद जो क्वेश्चन किए थे उनका मैंने देखा नहीं कौन किया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेटा? बोल देना, ठीक है। और लास्ट जो आता है वो होता है अपराइजिंग। अपराइजिंग जो होता है वो सडनली हो जाता है, सडनली। वैसे रिवोल्ट जो होता है वो धीरे धीरे चलता है, मतलब बहुत दिनों से, या फिर म्यूटनी भी जो होता है बहुत दिनों से डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, तुमने तो उसका जो आउटब्रेक होता है, आउटबर्स्ट होता है, वो होता है रिवोल्ट। अपराइजिंग जो होता है वो सडनली हो जाता है, सडनली एक चेंज जिसमें हम लोग मांगते हैं। सोचो आज क्या हुआ, एकदम एग्जांपल देते हैं, जैसे ये जो होता है अपराइजिंग वाला, यू कैन टेक द एग्जांपल इन पाकिस्तान में क्या होता है, अपराइजिंग हो जाता है, क्योंकि तुमने पढ़ा था जब कारगिल वॉर चल रहा था तब उस समय कौन था, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ था, ठीक है, और उस समय परवेज मुशर्रफ, ही यूज्ड टू बी द जनरल, मिलिट्री जनरल परवेज मुशर्रफ। तो क्या हो गया, अपराइजिंग हो गया। अपराइजिंग मतलब रातों रात क्या हुआ, जो प्राइम मिनिस्टर उनको हटा के द फुल पावर जो है उससे क्या किसने ले लिया, वो हम लोगों का मतलब उस टाइम पे जो मिलिट्री जनरल थे, उन्हें, हाँ, आर्मी चीफ जो था, मिलिट्री जनरल पहले था, उसके बाद आर्मी चीफ ही मिलिट्री जनरल होता है उधर, तो वो बन गया। समझ में आया? तो दिस इज कॉल्ड अपराइजिंग। या यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ बांग्लादेश में जो मुजीबुर रहमान था, जिससे हु इज कंसिडर्ड द आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न बांग्लादेश जिनको बोला जाता है, उनका जो मतलब वो प्राइम मिनिस्टर थे उधर का, रातों रात क्या हो गया, उधर एक रेवोल्यूशन हो गया। मतलब उसको आप रेवोल्यूशन नहीं बोल सकते, मतलब आर्मी लोगों ने क्या किया, अपराइजिंग हुआ। हाँ बोलो। Sir, we can take the example of Myanmar also. Yeah, I cannot get you. Please. Myanmar. Huh? Sir, we can take the example of Myanmar also. Myanmar also. But here we are not taking the international issue. When we are taking uprising, we need to set some example. There were few uprising in our history also, जिसको हम लोग पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो uprising जो होता है उसमें एक्चुअली जो होता है रातों रात जब कोई चेंजेस लाना पड़ता है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत दिनों से चल रहा था उसको रातों रात यू वांट टू चेंज समथिंग जो होता है, उसमें जो वन टाइप ऑफ वायलेंस तो डेफिनेटली होता है इसमें, ठीक है। रातों रात चेंज तो किसी भी ऐसे नहीं हो सकता, तो रातों रात जो चेंजेस के लिए जब आप आर्ट्स करते हैं या कुछ करते हो, दैट इज कॉल्ड अपराइजिंग। क्लियर हुआ सबको डिफरेंस? बोलिए। ओके, तो सबसे पहले जब आप कर रहे हैं तो इसीलिए देखिए जब हमने क्या पढ़ा था, कुछ लोग इसको सिपाही म्यूटिनी बोलते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फ्यू पीपल, कुछ लोग इसको क्या सोचते हैं, ये सिर्फ जो था, ये जो 1857 वाला जो किस्सा हुआ था, ये सिर्फ कुछ कम्युनिटी के लोग, स्पेशली जो सिपाही लोग थे, ये लोग क्या करते थे, ये लोग मतलब अगेंस्ट में गए थे और इसीलिए इसको म्यूटिनी बोलते। लेकिन हम लोग जनरली इसको क्या बोलते हैं, ग्रेट रिवोल्ट, क्योंकि म्यूटिनी से भी ये थोड़ा बढ़ के था, क्योंकि बहुत सारा जो किंगडम था उस टाइम पे, किंगडम नहीं, बहुत सारा जो छोटा छोटा डायनेस्टीज था, डायनेस्टी या जो प्रोविंसेस हुआ करता था उस समय, वो लोग भी इसमें शामिल हुए थे। कौन कौन हुए थे हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेटली, तो इसमें भी शामिल होते, तो एप्टफुली मतलब हम लोग सही तरीके से इसको रिवोल्ट बोल सकते। तो सिपाही म्यूटिनी जो है एक्चुअली ये सिपाही म्यूटिनी जो है ये एक्चुअली में बोलना ठीक नहीं है, इसको हम रिवोल्ट बोले तो दिस वुड बी बेटर, because when you are appearing for interview, this question may be asked to you.
Can you would you prefer to call 1857 incident as a mutiny or revolt? This question has been asked so many times. Even I have faced it. So it is you need to know about it. Okay. So let's move on. And what the Vinayak Damodar Savarkar says, this event, he quoted it as the first war of independence. This is very important. So many times in exam has been asked. Okay, let's move on in our next subject, next part. Okay, so from 1858, what was happened? I told you earlier why we are considering 1858, 1947. We all know this year, 1947 is a remarkable year for all of us. We got independence in the year of 15th August. So from 1858 to 1947, this era is known as INM. What does it mean? Indian National Movement. Indian. Sir, again, please. Movement. I'm coming back. From 1858 to 1947, this period of time is known as INM. That is INM, that is Indian National Movement. Okay. So why we are calling it from 1858, not from 1857? Some people have odd idea about it. People used to say that, sir, M for movement. Yes, M for movement. Indian National Movement, INM. Okay. I for Indian, N for national, M for movement. Okay. Sipai Mutiny took place, or Sipai Mutiny or Great Revolt took place in the year of, should I go for ahead? Problem नहीं है तो आगे बढ़े? हाँ, प्रॉब्लम है तो बोल देना, ठीक है? देखो, सिपाही म्यूटनी जो हुआ था वो कब हुआ था? It took place in the year of 1857. ठीक है? ये हमने पढ़े ग्रेट रिवोल्ट. अब इस समय में कौन राज कर रहा था? इधर कौन राज कर रहा था? दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी. ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, इधर एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट जो था ये लोग संभालते थे. अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे आज का एक कमर्शियल कंपनी होता है ना, जैसे अब अगर तुम सोच लो, एकदम कंसेप्ट क्लियर रखना है, जैसे सोचो रिलायंस है या फिर कुछ और भी जो कंपनीज है, ऐसे ही एक कंपनी था ईस्ट इंडिया कंपनी. दे यूज्ड टू डू बिजनेस, नथिंग एल्स. ठीक है, ये बिजनेस करने के लिए इधर आया था. कब आया था ये भी क्वेश्चन देता है. व्हेन डिड ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया? दे केम टू इंडिया एट इन 1600 AD. कौन आया था? ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करने आया था इधर इंडिया में, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट एट दैट टाइम, बिकॉज इंडिया ट्रेडिंग. हाँ बोलिए. ट्रेड करने के लिए आए थे, करने के लिए आया था. नथिंग एल्स. दे आर बिजनेसमैन. दे ओनली डू ट्रेड और बिजनेस. सो दे केम हियर टू डू ट्रेड in the year of 1600 AD and they took the royal assignment. Assignment मतलब जैसे होता है ना किसी से मतलब जाने के लिए रॉयल असाइनमेंट लिए थे. कैसे? रानी एलिजाबेथ वन. एलिजाबेथ वन उस टाइम पे क्या था? क्वीन थे ब्रिटेन का, उनसे लंदन का उस समय, तो लंदन नहीं ब्रिटेन का, तो क्वीन थे रानी क्वीन एलिजाबेथ. उनसे ये लोग क्या लिया था? रॉयल असाइनमेंट. रॉयल असाइनमेंट क्या होता है? एक ट्रीटी टाइप का होता है. ट्रीटी मतलब एग्रीमेंट कि ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पार्ट है इधर ये लोग ही सिर्फ मोनोपोली करेगा. मोनोपोली मतलब क्या होता है बेटा? मोनोपोली मतलब सिर्फ यही लोग बिजनेस करेगा और कोई नहीं. ठीक है, तो ये जो एग्रीमेंट लेके, मोनोपोली मतलब होता है जब एक ही मतलब एक ही कोई कंपनी होता है जो क्या करता है? पूरा बिजनेस को रूल करता है. दैट इज कॉल्ड मोनोपोली. मोनोपोली. ठीक है, तो ये लोग जो इंडिया में आया था ईस्ट इंडिया कंपनी, ये क्या करने आता है? ट्रेड करने आता है और मोनोपोलिस्टिक कंसेप्ट लेके आया. ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंसेप्ट लेके आया था. तो इधर एक्चुअली में जो था, उसके बाद देखो बैटल ऑफ पॉलिसी वाज द डिसाइसिव वन. एज यू ऑल नो दैट बैटल ऑफ पॉलिसी हुआ था, मैंने पहले ही बोल दिया था. 1757 में बैटल ऑफ पॉलिसी जब हुआ, तब उसके बाद जो लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ बंगाल यूज्ड टू बी नवाब सिराजुद्दौला. यू मे हैव हर्ड अबाउट हिम. नवाब सिराजुद्दौला was the last independent ruler of Bengal. तो उनको क्या किया? इन लोगों ने हरा दिया, डिफीट किया. तो किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी. उसके बाद क्या कहा? पूरा बंगाल को उन्होंने कब्जे में ले लिया. ठीक है, बंगाल जो जगह है उसको इन लोगों ने क्या किया था? सबसे पहले कैप्चर किया था. कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी. उधर अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है
उधर चलाने लगे। धीरे धीरे बंगाल से ये लोग क्या गए, ये लोग बिहार उड़ीसा को अपने साथ ले लिया। मतलब इसका जो इन लोगों का जो एक्सपेंशन है वो बढ़ते रहा। पहले बंगाल था, उसके बाद बिहार उड़ीसा हो गया, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मद्रास प्रोविंस एक साथ कर लिया, बॉम्बे प्रोविंस एक साथ कर लिया। ऐसे करके करके धीरे 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 पूरा देश में ये लोग क्या किया, अपना जो कोलोनाइजेशन है वो पूरा फैला दिया, अपना जो जो राज है वो पूरा फैला दिया। सो जो बंगाल से स्टार्ट हुआ था, देखते देखते पूरा जो अभी जो इंडिया का जो अगर इफ यू सीधा स्ट्रक्चर, तो पूरा लगभग पूरा इंडिया में ये लोग राज करते थे, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो हुआ क्या, ये जो सिपाही म्यूटनी हुआ था, सिपाही म्यूटनी जब 1857 में हुआ, उसके बाद देखो मैंने बोला आईएनएम जब पढ़ रहे हम लोग, व्हाई वी आर कंसीडरिंग 1858, व्हाई नॉट 57, बिकॉज सिपाही म्यूटनी टुक प्लेस इन द ईयर ऑफ 1857, बट उसके नेक्स्ट साल में क्या हुआ था, सिपाही म्यूटनी हैड ए ग्रेट इम्पैक्ट एक्चुअली। मैं जो बोला तुमको, बोला क्या, सिपाही म्यूटनी एक वर्ड में बोल दिया कि सिपाही म्यूटनी वाज नॉट सक्सेसफुल। सक्सेसफुल इसलिए नहीं था कि ये लोग जिस लक्ष्य को लेकर लड़ रहे थे वो फुलफिल नहीं हुआ था, बट इट हैड ए ग्रेट इम्पैक्ट। इसका बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ा था। सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या था, 1958 में डायरेक्ट क्या हुआ, ईस्ट इंडिया जो रूल इधर करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी इधर रूल करते थे, उन लोगों का जो शासन था वो उसको एबोलिश कर दिया गया, और डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या किया, इधर का जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है उसको कंट्रोल करने लगे। समझ में आया? What is the impact of East India Great Revolt? East India Company, the ruling part of East India Company had come to an end, and British Parliament directly took control over the Indian subcontinent. Okay, अब ब्रिटिश पार्लियामेंट डायरेक्ट ले लिया, लेकिन डायरेक्ट नाम से उनके, क्योंकि देखो अभी अगर तुम ब्रिटेन का अभी भी अगर स्ट्रक्चर देखो, तो उधर का जो स्ट्रक्चर वो बेसिकली क्या है, बेसिकली जो क्वीन है वो हेड है, ठीक है, क्वीन हेड है, नॉमिनल हेड है। जैसे हम लोगों का जो प्रेसिडेंट होता है ना, ही यूज्ड टू बी द नॉमिनल हेड। नॉमिनल हेड मतलब क्या होता है, नॉमिनल हेड मतलब होता है जिसका नाम रहता है लेकिन पावर नहीं रहता है। एक होता है डिफैक्टो हेड। डिफैक्टो हेड मतलब जिसका पावर रहता है, जैसे हम लोगों की इधर प्राइम मिनिस्टर जो है डिफैक्टो हेड है, मतलब पूरा जो पावर है उनके हाथ में रहता है। और जो प्रेसिडेंट है, हम लोग की इधर में बोल रहा हूँ, हम लोगों के प्रेसिडेंट जो है उनका सब कुछ में नाम आता है, डेवेस्टो नहीं, डिफैक्टो। ये समझने के लिए बोल रहा हूँ, ये लिखने वाली चीज नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का या इंडियन पॉलिटी का पार्ट है, चीज को समझो। हाँ, डिफैक्टो हेड होता है क्या, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो जो प्रेसिडेंट है वो क्या है, नॉमिनल या टिटुलर हेड है हम लोग की इधर। तो उधर भी सेम है, क्योंकि हम लोगों का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उन लोगों से तो इंस्पायर्ड है। तो उधर भी ब्रिटेन में क्या है, जो क्वीन है वो नॉमिनल हेड है, मतलब कोई भी चीज का अगर डिसीजन लेना होता है तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ही लेता है थ्रू प्राइम मिनिस्टर, लेकिन अल्टीमेटली जाके उसको मतलब जो क्वीन रहता है उनको अवेयर कराना पड़ता है कि अच्छा हम लोग ये इम्प्लीमेंट करने वाला है, व्हाट डू यू थिंक, तो कंसल्टेशन करते हैं, नथिंग बट, ठीक है। जैसे हम लोग इधर कोई भी जो एक्ट बनता है वो प्रेसिडेंट का जो सिग्नेचर मिलता है तभी होता है, लेकिन प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, अगर दो हाउस में पीएम डिफैक्टो, यस, अगर दो हाउस से पास होके आता है तो प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर नहीं होता कि उसको डिनाई कर दे। तो ही हैड टू साइन, इनफैक्ट सेकंड टाइम फर्स्ट टाइम में जब भी हो ही हैड टू साइन, ठीक है। वेटो पावर होता है लेकिन वो उसका इस्तेमाल भी बहुत कम होता है। वैसे ही 1851 में क्या हुआ था, 1851 में डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट पे कंट्रोल ले लिया था, लेकिन किसके नाम पे, क्वीन के नाम पे। इन द नेम ऑफ दे टुक कंट्रोल, ब्रिटिश पार्लियामेंट टुक कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन द नेम ऑफ क्वीन। क्वीन के नाम पे रे लोग ब्रिटिश पार्लियामेंट डायरेक्ट इधर रूल करने लगे। तो दैट वाज द रिमेम्बरिंग थिंग, मतलब बहुत इंपैक्टफुल था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो था उनका जो शासन था वो हट गया। अब जो है क्या स्टार्ट हो गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट किसके नाम पे, क्वीन के नाम पे इधर रूल करने लगे। जो कुछ भी होगा क्वीन के नाम पर होगा, लेकिन डिसीजन कौन लेगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट लेगा। समझ में आया क्या बोला, बोलिए। Yes, sir. So now please tell us why you need to study history. What is its aim and objectives? I can set a simple example.
जैसे सोचिए आप कल एक मतलब एक रास्ते से गए थे, ठीक है, आपका मतलब आप कोई भी, हम लोग एक रास्ते से जा रहे हैं, हम लोग का पिताजी बोला भाई इधर से मत जाइए, क्यों, इधर पे गड्ढा है, तो आपने सुना नहीं क्या, हमने सुना नहीं, हम गए गिर गए, तो क्यों, मतलब इससे क्या सबक मिलता है, जो पिताजी ने जो बोला वो हिस्ट्री था, उनके साथ हुआ था, ठीक है, उन्होंने एक्सपीरियंस से उन्होंने हम लोगों को क्या क्या एडवाइस किए कि नहीं बेटा इस रास्ते पे मत चलिए, इधर जाओगे तो गिर जाओगे। तो दिस इज वाई हिस्ट्री जो होता है ना, सिर्फ हिस्ट्री नॉलेज नहीं बढ़ाता है, ये हम लोग को सिखाता है, बहुत कुछ सिखाता है। जैसे देखो ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, ईस्ट इंडिया या ब्रिटिश जो कोलोनाइजेशन था, उस टाइम पे क्या था, इंपेरियलिस्टिक हुआ करता था, मतलब हार्ड, ऐसा कोई देश नहीं था जहां पर उधर कॉलोनाइजेशन नहीं था, ऐसा मतलब इंडियंस जो थे वो कभी सोच भी नहीं सकते था कि ये जो ब्रिटिश एम्पायर है जो हम लोग के राज कर रहे कभी खत्म होगा। लेकिन हिस्ट्री क्या हुआ, हम लोग क्या सीखे, वो भी एक दिन चला गया। इवन द इन्फ्लुएंशियल ब्रिटिश एम्पायर कहाँ है आज, ब्रिटिश एम्पायर कहीं पे है, देखिए उसका नाम ही नहीं है, मतलब जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज है उसमें ब्रिटिश ब्रिटेन का नाम ही नहीं आता। तो दिस इज वी नीड टू लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। हिस्ट्री सिर्फ हम लोगों का जो नॉलेज है उसको इंक्रीज नहीं करता, बहुत कुछ शिक्षा भी देता है जो हम लोग सीखने को, जितना भी तुम जितना भी बड़े बड़े तुम, इवन यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर जिसने कभी डिफीट फेस नहीं किए थे, लेकिन हिस्ट्री में क्या है, हम उसको पढ़ते हैं एज ए किंग, एज ए एज ए डिस्ट्रॉयर, एज ए कॉन्करर पढ़ते, लेकिन हम लोग जब अच्छा एक किंग का बारे में पढ़ते जो बहुत अच्छा काम किया, तो हम लोग किसको पढ़ते, अशोक के बारे में पढ़ते, अशोक के बारे में पता है ना, किंग अशोका वाज द ग्रेटेस्ट, वाज द नोबेलेस्ट वन, या अकबर के बारे में हम लोग पढ़ते। तो दिस इज द डिफरेंट, हम लोगों को पता चलता है एक्सपीरियंस, ठीक है, नॉलेज भी बढ़ता है, वी कैन लर्न इट फ्रॉम द एक्सपीरियंस, समझ में आया। और बोरिंग थोड़ा बहुत होता है, अगर आप पढ़ने की तरीका इसको थोड़ा बहुत डेवलप करेंगे ना तो ये बोरिंग नहीं होगा। जैसे मैं बोल रहा था कि मैं देखिए आपका जो मॉडर्न पार्ट होता है, आप लोग बिपिन चंद्र की जो बुक है उसको फॉलो कर सकते हैं, आप लोगों को भी पता है कौन कौन सा बुक रहता है, एनसीईआरटी का बुक है, बहुत सारा स्पेक्ट्रम रहता है, बहुत सारा मॉडर्न इंडिया का बुक रहता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, मैंने देखा है स्टूडेंट लोग अल्टीमेटली बुक खरीद लेता है, लेकिन थोड़े दिन के बाद ना जो एंथुजियाज्म रहता है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि इट्स सो मच बोरिंग, एक ही चीज को रटना पढ़ना बहुत बोरिंग होता है। इसीलिए देखिए जब मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, या डिस्कशन जो होता है ना, ये बहुत काम का चीज होता है, यू गेट इंटरेस्ट ऑन इट। चलो आज कुछ डिस्कशन होता है, समझ में आया। तो दिस इज द ओनली वे, अगर आपको मतलब हिस्ट्री बोरिंग लग रहा है, तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं एक नोट्स के बेसिस पे डिस्कशन नहीं करना चाहता, बिकॉज पहला पहला हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं एक साथ, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग्स, ठीक है, समझ में आया बेटा, कौन बोल रहे थे। यस सर, यस सर। और हिस्ट्री देखिए इसलिए तो आपको रखा है उससे। और एक देखिए आप अगर, जैसे हम लोग, एक बेसिक चीज में बोलता हूँ आप लोगों को, जैसे हम लोगों को कितना पता होता है, देखिए मैं जो हूँ, मेरे मेरे प्रीवियस जनरेशन, उससे पहले जनरेशन, इतना तक मैं जानता हूँ कि मेरा परदादा तक मैं जानता हूँ, इसके बाद मैं रहूंगा, मेरा जो नेक्स्ट जनरेशन या उसका नेक्स्ट जनरेशन, मतलब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अभी जहाँ पर है उससे 2 जनरेशन आगे वाले को जानते हैं, और हम लोग अभी पे है उसके नेक्स्ट 2 जनरेशन को जानते हैं, मतलब यही हम लोग का एक्सपेंशन होता है। लेकिन उसके पहले हम लोग कौन थे, अब हम लोग तो राजा महाराजा है नहीं कि सबका पिक्चर ऐसे लगा होगा कि सबके बारे में हमको पता होगा, ऐसा तो है नहीं। लेकिन देखिए हम लोग क्या है, हम लोगों का कम्युनिटी, हम लोगों का जो ओरिजिन क्या है वही हम लोग को नहीं पता, ठीक है, दिस इज वेरी सैड एक्चुअली। तो यही होता है, हिस्ट्री को हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, कभी हमने हम लोगों का जो ओरिजिन होता है या बैकग्राउंड होता है उसको भी हम लोग कभी स्टडी नहीं करते। तो हिस्ट्री जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये किसी भी चीज या किसी भी डायनेस्टी या किसी देश को जानने के लिए बहुत, जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ, और एक एग्जांपल क्यों हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, देखिए आप जर्मन लोग को देखिए, जर्मन जर्मन जो होते हैं, दे आर वेरी प्राइड पीपल, वाई वाई दे आर प्राइड पीपल, आप इसका हिस्ट्री पढ़िए, या चाइनीज लोग को लिख लीजिए, वाई चाइनीज आर सो एग्रेसिव, क्यों ये लोग हम पे अटैक कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, अभी जो पूरा दुनिया पे एक राज करना चाहते हैं, ये पढ़ने के लिए वाई द चाइनीज आर सो एग्रेसिव, वाई द जर्मन आर सो प्राउडफुल, ये जानने के लिए आपको हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री बोल रहा है कि इन लोगों के साथ क्या हुआ था, क्यों ये लोग दुनिया पे राज करना चाहते हैं, ठीक है, ये अगर आप नहीं पढ़ेंगे ना तो आपको हिस्ट्री समझ में नहीं आए, मॉडर्न तो समझ में नहीं आए, समझ में आया क्यों, क्यों हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो सब जगह इंटरकनेक्टेड है, हम लोग को क्या करना है, प्यार से पढ़ना है, इसको इसमें इंटरेस्ट लाना है, ठीक है, चलो पढ़ते, क्लियर बेटा, बोलो। यस सर, यस सर। ओके लेट्स मूव ऑन। सो ये जो हमने पढ़े, देखो आप थोड़ा नोट डाउन करना पड़ेगा तुम लोगों को, देखो
क्योंकि नोट डाउन का बेहतर कुछ होता नहीं, जो नोट्स होता है ना, वो नोट्स हम लोग क्या करते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, लेकिन जो नोट जब हम पढ़ के नोट डाउन करते हैं तो उससे हम लोग को बहुत कुछ इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा मिलता है। देखो, तो ये जो हमने पढ़ा 1858 टू 1947, जिसको हमने बोला INM, इट कैन बी डिवाइडेड फर्दर। इसको हम क्या कर सकते हैं, फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, जो हम लोग को बहुत काम में लगेगा। देखो, तो इसका जो फर्स्ट फेज होता है वो क्या होता है, एज ऑफ एसोसिएशन। एज ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, और एज ऑफ नेशनलिज्म। एज ऑफ एसोसिएशन एक कब से है, 1858 टू 85, 1858 to 1885, this period of time from 1858 to 85, this period of time is known as age of association or age of nationalism. Okay, why we say so, I will discuss it later on. Okay, first write it down, हो जाए तो बोल देना, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। Yes, sir. Okay, then the formation of INC, that is Indian National Congress. Indian National Congress ये कब हुआ था, 1885। फॉर्मेशन ऑफ INC 1885, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो ये अच्छा लिख लो, उसके बाद बोल रहा हूं। कंप्लीट हो गया सर। ओके, देखो, ये जो फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन टाइमलाइन, ठीक है। मैग्ना कार्टा चीज क्या होता है, मैग्ना कार्टा जैसे होता है ना, बाकी चीजों से अलग कर देता है। मैग्ना कार्टा बहुत जगह बहुत बार इसको इस्तेमाल किया जाता है, जैसे तुम लोग फंडामेंटल राइट्स भी पढ़ा होगा, उसको भी बोलते हैं द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो बाकी चीजों से अलग है। क्योंकि देखो, अब तुम मानो या ना मानो, क्या है, हम लोगों का जो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग अभी क्या पढ़ने वाला है, आगे में भी पढ़ने वाला है, दैट इज इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो इंडिया का जो स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस है, उसमें अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इसमें ज्यादा योगदान किया था उस टाइम पे, वो कौन था, इंडियन नेशनल कांग्रेस। यू मे सपोर्ट इट, यू मे एक्सेप्ट इट और यू मे डिनाई इट। तुम इसको एक्सेप्ट कर सकते हो या डिनाई कर सकते हो। फैक्ट क्या है, फैक्ट बोल रहा है, इंडियन जो स्ट्रगल ऑफ मूवमेंट था, इंडियन जो इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई कर रहा था, उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ने किया था उस टाइम पे, वो कौन था, नेशनल कांग्रेस था। तो इनका जो ये जो पार्टी था, इसका जो फॉर्मेशन था, ये बहुत हिस्ट्री में महत्व रखता है, इसलिए इसको हम लोग अलग से पढ़ते, ठीक है। तो देखो, इसलिए बोल दिया क्या, फॉर्मेशन ऑफ INC 1885। अब जो है, जो स्ट्रगल है इंडिपेंडेंस का, जो लड़ाई है, इसको पूरा मतलब लीड देने कौन लगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस। मतलब पूरा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस यूज्ड टू बी द लार्जेस्ट पार्टी एट दैट टाइम, ठीक है। तो अब जो पूरा लड़ाई है, वो किसको ओरिएंटेशन उसका कौन हो जाएगा, उसका ओरिएंटेशन जो लड़ाई है उसका हो जाएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो देखो, उसके बाद हम लोग लिखते हैं, देखो, मॉडरेट फेज। देखो, मॉडरेट फेज ऑफ INC मतलब पहले लिख दिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस। Excuse me, sir. So Yes, can you please tell that what is Magna Carta or something you have told? Magna Carta is nothing but, Magna Carta means when you No, are I want to know that Magna Carta. Magna Carta of what? Now this formation of INC is also known as the Magna Carta of Indian history. Thank you, sir. Okay. Moderate phase of INC, that is from 1885 to 1905. The first 20 years from 1885 to 1905, first 20 years of INC is known as moderate phase of INC. ठीक है, moderate phase of INC. Okay. अब ये चीज क्या है, इसको मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, बाद में कर रहा हूँ, ठीक है। पहले लिख लेते हैं, नहीं तो इसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। क्लियर हुआ? उसके बाद लिखिए एक्सट्रीमिस्ट फेज।
extremist phase of INC. Extremist phase of INC that will continue from 1905 to 1917. Okay, extremist phase of INC that will continue from 1905 to 1917. Okay. Next, the advent of Gandhi. Advent of Gandhi, the age of Gandhi. उसके बाद गांधी जी आ गए. Age of Gandhism by age of गांधी जी. गांधी जी, ठीक है. इसको कहां से 1970 से वो स्टार्ट हुआ था, फ्रॉम 1939. ओके, एज ऑफ गांधी, गांधी जी. और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक और भी नाम है इसका, एज ऑफ इकोनॉमिकल crisis. Age of economical crisis. This period of time from 1917 to 1939 is also known as age of economical crisis. क्यों बोला जाता है, मैं डिस्कस करूंगा, डेफिनेटली डिस्कस करूंगा, ठीक है. And the last phase that will continue from 1939 to 1947 is full phase of independence. Full phase of independence. That is from 1939 to 1947. Clear to all? लिख लिया आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so let's move on discussion. What is age of association? The first one, okay, age of association from 1858 to 85. What happened at that time after the Great Revolt that took place in the year of 1857? The people, especially the educated people, those who belongs to very elite society, because at that time जो हुआ करते थे, the people जो जिसके पास पैसे थे वही लोग एजुकेशन एफोर्ड कर सकते थे. द एजुकेशन वाज नॉट सिंपली फॉर ऑल, ठीक है, सबके लिए नहीं था. जो लोग, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव था, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करते थे, एजुकेशन देते थे, और क्या पैसे लेके देते थे, ऐसा नहीं कि फ्री में देते थे. इट वाज एक्सपेंसिव एट दैट टाइम. सो जिन लोगों के पास थोड़ा बहुत पैसा होता था या एलिट सोसाइटी जो बिलोंग करते थे, ज्यादातर वही लोग एजुकेशन कर पाते थे. तो आफ्टर द ग्रेट रिवोल्ट, the people, the elite, the people who belongs to elite society और जो educated society के थे, ये लोग थोड़ा, उन लोगों में क्या आया, थोड़ा बहुत आर्ज आया कि हम लोग चलो एसोसिएशन बनाते हैं. एसोसिएशन बनाते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि देश के लिए, थोड़ा बहुत देश के लिए, लेकिन बाकी खुद के लिए. जैसे क्या हुआ था, एलिट सोसाइटी जो थे उस टाइम पे, स्पेशली ये लोग जो थे ये बंगाल से बिलोंग करते थे, क्योंकि एट दैट टाइम बंगाल वाज द कैपिटल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी दैट यूज्ड टू बी इनफैक्ट. एंड जो सबसे कल्चरल बोलिए या इकोनॉमिकली बोलिए, सबसे डेवलप्ड जो जगह था वो बंगाल था, ठीक है. तो उधर का जो सोसाइटी था, ज्यादातर लोग जो था, जैसे होता है कोई भी कैपिटल होता है, कैपिटल जगह ज्यादा डेवलप करते, तो बंगाल उस टाइम पे ज्यादा डेवलप था. कल्चर लोग ज्यादा मिलते थे और एलिट सोसाइटी के लोग ज्यादा थे. तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग, अब पैसा होता है तो क्या होता है, आदमी पावर बढ़ाने के लिए एकजुट होते. तो ये लोग करते थे, एक एसोसिएशन बनाने लगे. इसलिए अपना जो आर्ज है, अपना जो डिमांड है, इसको फुलफिल करने के लिए. ऐसा नहीं कि सबके लिए, ठीक है. मतलब जो एलिट सोसाइटी के लोग थे, ये एकजुट होने लगे, एक एसोसिएशन फॉर्म करने लगे. अब एसोसिएशन का टारगेट क्या होता था, जो इन लोगों का जो डिमांड होता था उसको फुलफिल करने के रिक्वेस्ट करेंगे सरकार को, चलिए हम लोग ये मांगते हैं, रिक्वेस्ट करेंगे, ऐसा कुछ. अगर उसके बाद कुछ रह जाता था तो बाकी लोगों के लिए, बाकी लोगों मतलब जनरल पीपल के लिए. लेकिन फिर भी हम लोग बोल सकते हैं, चलो कुछ ना हो, एटलीस्ट जो लोअर कास्ट या लोअर पीपल है, जो लोअर अर्निंग पीपल है, उन लोगों के लिए थोड़ा बहुत जो इमोशंस है वो लोगों में आया था. दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट द एज ऑफ एसोसिएशन एज वेल एज एज ऑफ नेशनलिज्म. मतलब थोड़ा बहुत जो होता है लोअर कास्ट या लोअर पीपल के लिए, जो लोग बिलोंगिंग टू द लोअर पीपल है, कि जो लोग होता है इनकम बेस उनका कम होता है, उनके लिए थोड़ा बहुत डिमांड. नहीं सर, मतलब जब ईस्ट इंडिया कंपनी चला गया, अब तो रूल करने लगे क्या, ब्रिटिश पार्लियामेंट रूल करने लगे, इधर वाइसरॉय हो गया, ठीक है. वाइसरॉय जो पोस्ट था उसको क्रिएट किया गया. तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग रिक्वेस्ट करते थे,
कि सर ये वाला देखिए हम लोगों के एसोसिएशन की तरफ से ये डिमांड किया जाता था, तो मैक्सिमम जो डिमांड रहता था वो खुद के बेनिफिट के लिए होता था और थोड़ा बहुत जो होता था वो जनरल पीपल के लिए। तो दैट इज व्हाई वी आर कंसीडरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम 1588 to 85 as age of association, and also the first time the people feel the arch for nationalism. नेशनलिज्म, चलो थोड़ा बहुत देश के लिए काम करते हैं, चलो ये पीपल के लिए थोड़ा बहुत, मैस पीपल के लिए थोड़ा बहुत काम करते हैं, तो ये भी थोड़ा बहुत फीलिंग्स आ गया था उस टाइम, जो ज्यादा ज्यादा मतलब इम्पैक्टफुल नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत भी क्रिएशन हुआ था, इसलिए हम लोग इसको एज ऑफ नेशनलिज्म बोल रहे हैं। क्लियर हुआ बेटा सबको? बोलिए। प्रॉब्लम है कुछ? ओके, यस, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम एज ऑफ नेशन। उसके बाद देखिए फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी। अब आईएनसी क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, एक इसके पीछे क्या रीजन था, ये हम लोग जब आईएनसी पढ़ेंगे और डिटेलिंग में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन हम लोग को जानने को मिल रहा है। ठीक है, तो फॉर्मेशन आईएनसी हो गया। हालांकि आईएनसी का जो फॉर्मेशन था वो क्या था, वो बेसिकली जो ब्रिटिशर्स थे उन लोगों को हेल्प करने के लिए बना था। ठीक है, लेकिन बाद में वो क्या हो गया, अगेंस्ट ब्रिटिशर्स हो गया, और आईएनसी जो हो गया वो मेन पॉलिटिकल पार्टी हो गया जो इंडियन रेवोल्यूशन, इंडियन इंडिपेंडेंस में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन किए थे। ओके, उसके बाद देखिए क्या हुआ, मॉडरेट फेज ऑफ आईएनसी। अब एक क्या चीज है, मैंने पहले ही बोल दिया था कि उस टाइम पे जो एलिट सोसाइटी हुआ करते थे, बहुत सारे लोग हुआ करते थे, दे वर वेरी रिच, दे वर एडुकेटेड। तो ये लोग क्या सोचते थे, जब आईएनसी फॉर्म भी हुआ तो बहुत सारे लीडर्स थे, ये लोग ब्रिटिश के अगेंस्ट नहीं थे, दे नेवर गॉन अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। ये लोग ऐसे सोचते थे कि ये जो ब्रिटिश है ये बहुत हाई रेसेस से बिलोंग करते, बहुत उच्च जाति का है, एंड वी आर फॉर्चुनेट इनफ दैट वी आर गेटिंग रूल्ड बाय देम। ऐसे सोच रखते थे कि हम लोग बहुत फॉर्चुनेट है कि हम लोग के ऊपर रूल कर रहे हैं ऐसे एक सुपीरियर रेसेस। तो इन लोगों का सोच ऐसा था कि ब्रिटिशर्स जो है ये बहुत हायर रेसेस से बिलोंग करते हैं, हम लोग उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, और हम लोग बहुत लकी है कि ये लोग हम पे रूल कर रहे थे, ऐसे सोच रखते थे। ठीक है, और ये लोग क्या करते थे, ये लोग हमेशा जो है गुड रिलेशनशिप में बिलीव करते थे। मतलब ब्रिटिश जो है आईएनसी में ये लोग रहते थे, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये लोग लीडर्स हुआ करते थे, लेकिन ये कभी भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं जाते थे। ये लोग अच्छा रिलेशनशिप रख के अपना जो डिमांड है उसको फुलफिल करने की कोशिश करते थे। समझ में आया? तो इस टाइप का जो लीडर थे, जो अच्छा रिलेशनशिप रख के ब्रिटिश के साथ, मतलब ब्रिटिशर्स के साथ अपना जो डिमांड है उसको फुलफिल करेंगे, बट विथ गुड, कीपिंग गुड रिलेशन। ठीक है, ऐसा नहीं कि प्रोटेस्ट कर लिया, ऐसा नहीं कि खिलाफ मूवमेंट लगा लिया, ऐसा नहीं। दे यूज टू सेंड पिटिशन भेजते थे, लिख के सर ये वाला देखिए, रिक्वेस्ट करते थे। ठीक है, प्रे करते थे कि सर प्लीज ये वाला देखिए। तो दिस पीपीपी प्रोसेस, ये जो प्रोसेस होता था, रिक्वेस्ट, प्रेयर, पिटिशन, ठीक है, तो ये जो प्रोसेस था इन लोगों का, ये लोग जो लीडर्स इसको फॉलो करते थे आईएनसी में रह के, इनको बोला जाता है द मॉडरेट लीडर्स ऑफ आईएनसी। समझ में आया? Who are moderates? Who used to be the moderates? Moderates लोग कभी against में नहीं जाते थे. Even they believe that we are fortunate enough to get ruled by Britishers. तो ऐसे कुछ लीडर्स का नाम अगर तुमसे पूछ ले, क्या सब अब बोलिए, तो क्या बोलेगा? अब बहुत सारे लीडर्स थे, जैसे दादा भाई नौरोजी, अपना नाम सुना होगा, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जिसको बोला जाता है, दादा भाई नौरोजी, उमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये हम लोग बाद में पढ़ लेंगे, क्योंकि जब कांग्रेस पढ़ेंगे तो हम लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा। तो बहुत सारा पहले जो कांग्रेस का लीडर हुआ करते थे वो लोग बेसिकली क्या थे, मॉडरेट से, मतलब एक सोच, कोऑपरेशन वाला सोच, कॉम्प्रोमाइजिंग सोच के साथ ये लोग क्या करते थे, जो एसोसिएशन है उसको चलाता था। ओके, तो फर्स्ट 20 years of Indian National Congress is known as moderate phase. The next 12 years, that is from 1905 from 1917, ये जो सोच है इसमें बदलाव आए। बहुत सारे लीडर्स ऐसे आए जो ये जो सोच रखते थे कि हम लोग उनसे रिक्वेस्ट करके, पिटीशन देके, प्रेयर करके अपना जो डिमांड लेंगे, इसमें सोच में बदलाव लाए। ये लोग क्या बोलते थे कि देश हमारा है, हम लोग इधर रहते हैं, वो लोग बाहर से आए, क्यों हम लोग उनको मतलब रिक्वेस्ट करें, अगर नहीं होगा तो हम लोग छीन लेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, रास्ते पे जाएंगे, छीन के लेंगे अपना जो डिमांड है। मतलब दे नेवर बिलीव इन नेगोशिएशन। ठीक है, वो लोग क्या है, नेगोशिएशन के खिलाफ जाके
वॉइस रेस करने लगे, किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ। क्रिटिसाइज करने लगे, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज, ओपनली क्रिटिसाइज करने लगे। जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा लाल बाल पाल, हैव यू एवर हियर द नेम लाल बाल पाल? लाल फॉर लाला Yes, sir. लाजपत राय। Yes, sir. Yes, sir. They used to be the prominent names. There were a lot of names that they were from extremist background, but the Lal Bal Pal, बचपन में हम लोग पढ़ते थे, लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। They openly criticize government, और ये लोग बोलने लगे क्यों भाई, हम लोग क्यों इनके साथ हाथ मांगे, देश हमारा है, हम लोग खुद मांग लेंगे, ठीक है। तो ये जो लोग थे, ये जो मॉडरेट का जो कॉन्सेप्ट है, इससे हटके ये लोग अपना फिलोसॉफी बनाने लगे, गवर्नमेंट को ओपनली क्रिटिसाइज करने लगे। दे यूज्ड टू नोन एज व्हाट? द एक्सट्रीमिस्ट लीडर। और ये जो फेज था फ्रॉम 1905 to 17, दिस फेज इज नोन एज एक्सट्रीमिस्ट फेज ऑफ आईएनसी। ये लोग कांग्रेस में ही रहे, कांग्रेस में रह के अपना जो हाई वॉइस है इसको रेस करने लगे, ठीक है। समझ में आया? यस सर, यस सर, ओके। Yes, sir. हाँ, उसके बाद देखिए गांधी जी। अब गांधी जी आ गए। गांधी जी देखिए, गांधी जी जो आए थे, गांधी जी साउथ अफ्रीका से, गांधी जी के ऊपर मैं क्लास भी ले लूंगा क्योंकि मॉडर्न पार्ट में आता है। यू नीड टू नो गांधी जी का जो फिलोसॉफी है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज यू कांट, मतलब यू कांट एनालाइज गांधी जी। यू नीड टू एनालाइज गांधी जी। अगर गांधी जी को आप एनालाइज नहीं करेंगे तो आप कभी भी जो उनका जो मोटिव था वो कभी समझ नहीं पाएंगे। और क्योंकि गांधी जी, व्हाई गांधी जी, वी आर गिविंग सो मच इंपॉर्टेंस टू गांधी जी, बिकॉज जितना भी मैस रेवोल्यूशन था, वो सीडीएम ले लो, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ले लो, सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, किसने लीड किया था? इट वाज लेड बाय गांधी जी। तो गांधी जी अगर आपको समझ में आ गया तो 90 मतलब 80 to 70 to 80% जो है आप जो इंडियन नेशनल मूवमेंट का है वो आपको समझ में आ जाए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गांधी जी को हम लोग अलग तरीके से पढ़ेंगे, इसमें ज्यादा फोकस देंगे, ठीक है। तो अब गांधी जी आ गया, गांधी जी जो एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गया। देखिए गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका से आया था 1915 में आया था। गांधी जी केम टू साउथ अफ्रीका फाइनली जो है वो 1915 में आ गए थे, 9 जनवरी। आप लोगों को पता होगा शायद कि फाइनली देखिए गांधी जी जो है 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे, ठीक है। 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे। उसके बाद 1901 में एक बार इंडिया में आए, उसके बाद फिर से 1902 में साउथ अफ्रीका चले, ठीक है। दीज आर द क्वेश्चंस आस्क्ड मेनी टाइम्स, बहुत सारे एग्जाम में पूछा है, जनरल नॉलेज के भी काम आता है कि गांधी जी कब साउथ अफ्रीका गए थे? 1893 में। 1901 में एक बार इंडिया आए थे, ब्रिटिश इंडिया एट दैट टाइम। उसके बाद 1902 में फिर से साउथ अफ्रीका चले गए, और फाइनली जो आ गए साउथ अफ्रीका से, उसके बाद कभी नहीं गए। वो कब आए थे? 1915 को, 9 जनवरी। और ये जो 9 जनवरी है, यू ऑल नो दैट इट इज रिमार्क एज एनआरआई डे। एनआरआई डे सेलिब्रेट करते हैं 9 जनवरी, है तो। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनआरआई बेटा? नॉन रेसिडेंट Non-Indian resident. नॉन रेसिडेंट इंडियन इंडिया डे हिसाब, इसके हिसाब से सेलिब्रेट होता है 9 जनवरी, याद रखना, ठीक है। ये एग्जाम में देता है, व्हेन वी डू सेलिब्रेट एनआरआई डे। तो व्हेन गांधी जी फाइनली केम बैक टू इंडिया, रिटर्न इन इंडिया, ठीक है। तो गांधी जी आ गए थे 15 में, लेकिन एक्टिव पॉलिटिक्स में उन्होंने पार्टिसिपेशन लिया था 1970 से। आप लोगों को पता होगा चंपारण जो मूवमेंट हुआ था, ठीक है, उसमें से चंपारण सत्याग्रह, इट टुक प्लेस फ्रॉम 1917। वो जो था वो इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया में गांधी जी का सबसे पहला कोई मूवमेंट था, ठीक है। तो उसके बाद से जो पूरा एरा है देखिए 1970 से 39, ये क्या है? गांधी जी का पार्ट है, ठीक है। और उसके साथ देखिए एज ऑफ इकोनॉमिकल क्राइसिस। अब इसको हमने क्यों डिनोट किए एज ऑफ इकोनॉमिकल क्राइसिस? क्यों? क्योंकि देखिए इसके साथ साथ एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 19 मैं बोल रहा हूँ, सुन लीजिए, 1929 को क्या होता है? 1920, इन द ईयर ऑफ 1929 देयर वाज अ ग्रेट डिप्रेशन। जैसे अभी चल रहा है पैंडेमिक सिचुएशन, पूरा इंडिया में डिप्रेशन चल रहा है, इकोनॉमिकल डिप्रेशन चल रहा है। तो इससे भी भयानक डिप्रेशन हुआ था इन द ईयर ऑफ 1929। दैट वाज द फर्स्ट डिप्रेशन एंड ग्रेट डिप्रेशन बोला जाता है, जब जो अमेरिका का जो शेयर मार्केट है वो गिर गया था, और पूरा इकोनॉमी जो है वर्ल्ड वाइड जो इकोनॉमी है वो गिर गया था। मतलब लोगों को बहुत सारा जो मिल्स थे, फैक्ट्रीज से शट डाउन हो गया था, बहुत लोग बेरोजगार हो गए थे, लोगों के पास नौकरी नहीं था, लोगों का जो पैसा था वो चला गया था। तो दिस मूवमेंट
या दैट इवेंट इज नोन एज ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन कब हुआ था? 1929 को, ठीक है, स्टार्ट हुआ था एंड इट कंटिन्यू द टाइम्स ऑफ 1930s। 1930s तक इसको कंटिन्यू किया गया, मतलब कंटिन्यू चला ग्रेट डिप्रेशन। एंड यू ऑल नो दैट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिगेन इन द ईयर ऑफ 1939। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वो कब स्टार्ट हुआ था? 1939 से 45, 1945 6 ईयर तक चला था। तो इट इज ये बोला जाता है कि ये जो ग्रेट डिप्रेशन था उसका डायरेक्ट कॉज था क्या? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज सपोज्ड टू बी द डायरेक्ट कॉज। मतलब क्या था? मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए कौन मतलब जिम्मेदार था ज्यादातर के डिप्रेशन, क्योंकि ज्यादातर कंट्री प्रॉफिट के लिए लड़ रहे थे, क्योंकि इकोनॉमिकल डिप्रेशन चल रहा है, प्रॉफिट के लिए लोग लड़ रहे थे। तो सेकेंड इकोनॉमिक जो मतलब वर्ल्ड वॉर हुआ था, इसको लिए बहुत दूर तक क्या होता, इकोनॉमिक डिप्रेशन जो था इसको क्या किया जाता है? ब्लेम किया जाता है। ठीक है, समझ में आया क्या बोले? तो ये जो इकोनॉमिकल क्राइसिस शुरू हुआ था जो अल्टीमेटली 1930 तक चला था, इसलिए इस टाइम को हम लोग एज ऑफ इकोनॉमिकल क्राइसिस इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए फुल फेज ऑफ इंडिपेंडेंस, जब हम लोग क्या हुआ पूरा इंडिपेंडेंस के लिए हम लोग इसको मतलब एकदम लड़ गए। ठीक है, तो फुल इंडिपेंडेंस देखो कब हुआ था? 1939 टू 47। ये जो था हम लोग फुल इंडिपेंडेंस, मतलब मैस रेवोल्यूशन होने लगा। लोगों को लगा नहीं अब हम लोगों को क्या चाहिए? टोटल इंडिपेंडेंस चाहिए, अब हम लोग को और कुछ नहीं चाहिए, ब्रिटिश कोलोनाइजेशन से मुक्ति चाहिए। तो ये हो गया था फुल फेज ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, अब आते हैं देखिए आज का जो हम लोग, ये तो बेसिक चीज हो गया। आज का हम लोग जो क्राइटेरिया देखिए हम लोग क्या पढ़ने वाला है? 1858। ठीक है, 1858 का जो 1857 का जो रिवोल्ट है उसको लेके हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो 1858 पढ़ने से पहले और भी थोड़ा तो बेसिक जो डिस्कशन क्लियर हो रहा है सबको? बेसिक डिस्कशन जो चल रहा है वो क्लियर हो रहा है? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, यस सर। होपफुली आप लोगों का एग्जाम में बहुत काम में आएगा। ठीक है, तो देखिए आप ये जो 1857 वाला पढ़ना है, इससे पहले मैं एक चीज आप लोगों से जानना चाहता हूँ। ट्राई टू मतलब आंसर अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, कोई शर्म की बात नहीं। देखिए सीखने ही आई है, ठीक है, सीखने आई है, जितना आप सीख पाओगे उतना आपका प्लस है। तो जब ये जो ग्रेट रिवोल्ट हो रहा था, तो उस समय जो कौन था, मतलब द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उस समय कौन था? was the Governor General of India at that time when the Great Revolt 1857 took place? Canning. Okay, Lord Canning. Very good. लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग था। सो अब देखिए वाइसरॉय हो गया। अच्छा, तो उससे पहले कौन था? बिफोर लॉर्ड कैनिंग was the Governor General of Bengal, India, Dalhousie. Very good. प्रभाकर मलिक, वेरी गुड। लॉर्ड डालहौसी यूज्ड टू बी द देखिए क्यों ये वाला पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जब म्यूटनी पढ़ रहे हैं ना तो आपको ये वाला लगेगा। देखिए लॉर्ड डालहौसी, ठीक है, ये लिखने वाली चीज है, ये समझ लीजिए। इनका टाइमिंग क्या था? इनका टाइमिंग था 1848 टू 56। उसके बाद आया लॉर्ड कैनिंग, जिनका टाइमिंग था 56 टू 62। ठीक है, ये जो लॉर्ड डालहौसी था ना, ये बहुत इंपीरियलिस्टिक थे। इंपीरियलिस्टिक मतलब इन्होंने क्या किया था, बहुत सारा जगह है इसको बहुत मतलब कब्जा कर लिया था। अपना जो मसल पावर है या इलीगल तरीके से बहुत सारा जगह जो है इसको कैप्चर कर लिया था। और ये जो ग्रेट रिवोल्ट है ना, इसके लिए डायरेक्ट किसको जिम्मेदार फैलाता है? दिस मैन। कैनिंग को उतना ज्यादा नहीं फैलाता है, क्योंकि दिस मैन लॉर्ड डालहौसी इज सपोज्ड टू बी द is considered to be the main culprit, जिसके वजह से क्या हो गया था? ग्रेट रिवोल्ट हुआ था। अब उन्होंने क्या किया था? ऐसा क्या कर लिया कि उसके बाद इतना दिन बाद ग्रेट रिवोल्यूशन हुआ? बहुत सारा चीज किया था। क्या किया था? सबसे पहले देखो ग्रेट रिवोल्ट का जो कॉज है, ग्रेट रिवोल्ट का कॉज है, बहुत सारा कॉज है, उसमें से एक था पॉलिटिकल रीजन। देखो कॉजेस में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, लिखने वाला चीज नहीं है। जो मतलब इसका नोट देखिए, आप लोग ये जो क्लास में ले रहा हूँ इसका नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, इंस्टीट्यूट जैसे मैं पहले भी बोल दिया, इंस्टीट्यूशन से तो आप लोगों का जो बेसिक मटेरियल है वो तो मिलेगा, हर क्लास का नोट्स आप लोगों को मिलेगा। लेकिन नोट्स जो होता है ना, वो क्या होता है? सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, सब लिखने की जरूरत नहीं है, जो आपको लगे इंपॉर्टेंट है वो आप लिख लीजिएगा, बाकी नोट्स में आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, व्हाट वाज द पॉलिटिकल रीजन? पॉलिटिकल रीजन क्या था?
पॉलिटिकल। देखिए लॉर्ड डालहौसी ने, आप लोगों को पता होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नाम का एक पॉलिसी लाया, याद है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, LAPS, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्हाट इज इट? पता है आप लोगों को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या होता है? द पॉलिसी ही ब्रॉट इन द ईयर ऑफ 1848, जब वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ तभी लाया था। इसके थ्रू क्या होगा? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोला गया है जितना भी प्रोविंसेस है, जब जो जिसमें जो डायनेस्टीज रूल करते, ऐसा बहुत सारा इंडिपेंडेंट प्रोविंसेस थे। एक्चुअली उस टाइम पे छोटा छोटा राजा हुआ करते थे। ये लोग क्या करते थे, ये लोग थोड़ा बहुत पैसा देके इंग्लिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करते थे उन लोगों से अच्छा रिलेशनशिप रखते थे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इससे खुश नहीं थे। ये लोग क्या चाहते थे, ये लोग ये जो छोटा छोटा राजा हुआ करते थे, हाँ, सक्सीडर विल मार्च टू ब्रिटिश एम्पायर, वेरी गुड। जो छोटा छोटा राजा हुआ करते थे, जो साम्राज्य थे, उनको क्या करना चाहता है, हासिल करना चाहते थे। ठीक है, तो हासिल करने के लिए कुछ तो मतलब पॉलिसीज लाना चाहिए ना। तो इसमें से एक था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। एक क्या चीज है, इसमें बोला गया है कि जो जिन सब राजा या महाराजा का कोई सक्सेडर नहीं होगा, मतलब उन लोगों का अगर कोई लड़का नहीं है जो उनका सक्सेसर बनेगा, अगर कोई खुद का औलाद नहीं होगा तो क्या नहीं कर पाएगा, एडॉप्ट नहीं कर पाएगा, चाइल्ड एडॉप्ट नहीं कर पाएगा। और पूरा अगर कोई राइट सक्सेसर ना हो तो जो पूरा राज्य है या राजा है, उनका जो पूरा डायनेस्टीज है, मतलब डायनेस्टीज है, पूरा जो उनका साम्राज्य है, वो क्या होगा, ब्रिटिश एम्पायर में मार्ज हो जाएगा। ये बहुत खतरनाक वाला एक पॉलिसी लाया। क्या थे? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लैप्स मतलब घट जाना। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज द पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डालहौसी इन द ईयर ऑफ 1848। इसमें क्या बोला गया, जो सब किंग जो है, जो नेटिव किंग थे उस टाइम पे, नेटिव किंग हुआ करते थे, उन लोगों का अगर खुद का राइट सक्सेसर नहीं होगा, मतलब खुद का औलाद नहीं होगा, तो वो लोग एडॉप्ट नहीं कर सकते। लड़का कभी कभी क्या होता था, बहुत सारा किंग वो एडॉप्ट कर लेता था, वो सक्सेसर बनता था, ऐसा नहीं चलेगा। तो जो उसका राइट सक्सेसर नहीं है, जिस किंग का, नेटिव किंग का, उसका जो साम्राज्य है, उसका जो जगह है, वो क्या होगा, मार्च हो जाएगा किसके साथ, ब्रिटिश एम्पायर के साथ। अब ये तो बहुत खतरनाक वाली चीज हो गया। तो इसके द्वारा उन्होंने क्या किया था, मतलब ये एक पॉलिसी है जिसको बोलते हैं नेकेड इंपीरियलिज्म, जिसको बोलते हैं नेकेड इंपीरियलिज्म। मतलब जब तुम किसी चीज को हासिल करने के लिए एकदम कोई रूल्स नहीं, कोई पॉलिसी नहीं, सिर्फ चाहिए मतलब चाहिए, ऐसा चीज कर दिया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो सबसे पहले उन्होंने कौन सा जो नेटिव जगह था जो हासिल कर लिया, सातारा। सातारा सातारा was the first place to be captured by Lord Dalhousie through doctrine of lapse। समझ में आया? सातारा, सॉरी स्पेलिंग थोड़ा गलत था, सातारा। सातारा was the first native kingdom, या फर्स्ट ऐसे जगह था जिन्होंने क्या किया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से इसको कैप्चर किया था। समझ में आया? क्या बोले, बोलिए। बोलिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स समझ में आया? यस सर, ओके। उसके बाद हाँ, जयपुर। यस सर, यस सर। ओके, उसके बाद जयपुर एंड संबलपुर। संबलपुर ये जो जगह है 1850 को हासिल कर लिया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। मतलब यहाँ का जो राजा था, जयपुर संबलपुर इधर का जो राजा था, उनका कोई औलाद नहीं था, तो क्या कर लिया, जोर जबरदस्ती इसको मार्च कर लिया, ब्रिटिश एम्पायर में मार्च कर लिया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंदर चला गया एकदम जोर जबरदस्ती। ठीक है, तो दीज आर द इंफॉर्मेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू नो। उसके बाद क्या हुआ, उदयपुर। देखो दीज आर द इंपॉर्टेंट प्लेस एक्चुअली। उदयपुर, ठीक है, 1852। उसके बाद जो आया, इसको भी हासिल कर लिया। उसके बाद आया झांसी। झांसी झांसी को 1853। ठीक है, झांसी को, झांसी का राजा था कौन था, झांसी का राजा कौन था, एनी आइडिया अबाउट हिम? रानी तो पता है सबको, झांसी का रानी हम लोग बोलते। मणिकर्णिका के ऊपर फिल्म भी बन गया, मूवी भी बन गया। तो अभी हम लोग पूछेंगे तो व्हाट वाज, गंगाराव। हाँ बोलो, गंगाधर राव। गंगाधर राव। यस, वेरी गुड, वेरी गुड आलोक, वेरी गुड। तो देखिए, तो झांसी का जो राजा था गंगाधर राव। ठीक है, झांसी का किंग कौन हुआ करता था, गंगाधर राव। किंग कौन था, गंगाधर।
सॉरी, गंगाधर राव, ये राजा था गंगाधर राव। तो उनका कोई औलाद नहीं था। उनका रानी कौन था? मणिकर्णिका, जो हिस्ट्री में क्या जाना जाता है, झांसी का रानी है। तो बहुत लड़ाई किए थे। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या होगा, जब गंगाधर मर गए, उनका जब डेथ हो गया, तो झांसी क्या हो गया, ऑटोमेटिकली डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के हिसाब से क्या हो गया, मार्च कर गया, ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश एम्पायर में मार्च कर गया। लेकिन जो झांसी का जो रानी था मणिकर्णिका, वो देने को तैयार नहीं था। उन्होंने बोला मेरा जान चले जाएगा लेकिन मैं दूंगा नहीं। ठीक है, तो ऐसे करके देखिए जो सब जगह, जो मैंने बोला, जो सतरा था, जयपुर, संभल, उदयपुर, ठीक है, उसके बाद एक जो था, देखिए ये जो जगह था ये इफेक्टेड था। इफेक्टेड किसके द्वारा? जो पॉलिसीज है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड डालहौसी, उनके द्वारा ये लोग क्या थे, इफेक्टेड थे। तो ये लोग क्या हो गया, ये लोग एक जगह धीरे धीरे शामिल होने लगे। किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ। समझने लगे? तो ये बहुत बड़ा एक कारण था। उसके बाद देखिए और भी कुछ कारण था पॉलिटिकल। औध, औध नाम का एक जगह था, AWAH, ठीक है, या फिर इसको OUDH भी लिखते हैं। औध नाम का एक जगह था, ठीक है। इसको क्या किया, डालहौसी में 1956 को इसको कैप्चर कर लिया। अब इसको कैप्चर क्यों किया? इसको कैप्चर किया ऐसे नहीं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में आ गया। बोला क्या, मैल न्यूट्रिशन, सॉरी मैल न्यूट्रिशन नहीं, सॉरी मैल एडमिनिस्ट्रेशन। मैल एडमिनिस्ट्रेशन, हु द हेल आर यू टू डिसाइड दैट? सिर्फ जगह कैप्चर करना है, कोई भी कारण है। बाकी जगह डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से ले लिया। औध जो था, ठीक है, औध जो था उधर उसको कैप्चर कर लिया कैसे, 1856 में, ठीक है, उसको कैप्चर कर लिया किसके थ्रू? मैल एडमिनिस्ट्रेशन। बोले उधर का जो राजा है वो ही इज नो वर्दी टू हैविंग द लैंड, उनका कोई मतलब वर्दीनेस नहीं है। तो ये बोल के मैल एडमिनिस्ट्रेशन से इसको क्या कर लिया, इसको कैप्चर कर लिया। तो ये जो रीजन है, ये बहुत सारा रीजन था। जो बाकी जो ये सब जैसे नेटिव किंग था या जगह था, ये लोग इससे, ये जो इंपीरियलिस्टिक जो सोच है, इससे ये लोग बहुत अड़की गुस्सा हो गया। ये लोग एकजुट होने लगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब राजा, जिन लोगों को मतलब नुकसान हुआ था, वही लोग क्या करने लगे, एकजुट होने लगे। समझ में आया? और एक पॉलिटिकल कारण था, ये तो गया क्या, द imperialistic, the naked imperialistic policies taken by लॉर्ड डालहौसी। इसमें से आता है जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स होता है, ठीक है। तो दिस वाज द प्रोसेस बाय व्हिच क्या किया था, लॉर्ड डालहौसी कैप्चर्ड द वेरियस प्लेसेस, ऐसे कैप्चर किया था। और एक चीज था जो आपने सुना होगा शायद, नाना साहेब जिनका नाम था, नाना साहेब, नाम सुना होगा नाना साहेब। यस सर। असली नाम क्या है उनका, एनी आइडिया? नाना साहेब धुंधु पंत, धुंधु पंत। नाना साहेब कौन थे? ये एडॉप्टेड सन थे। यस सर। हाँ, एडॉप्टेड सन थे किसके? बाजीराव, बालाजी बाजीराव, या बाजीराव हम इसको बोलते, बाजीराव टू के, ठीक है, बालाजी बाजीराव टू के ये एडॉप्टेड सन थे। कौन? नाना साहेब, कानपुर के। कहां से थे? कानपुर, कानपुर के नाना साहेब जो थे एडॉप्टेड सन थे किसका? बालाजी बाजीराव। अब लॉर्ड डालहौसी सिर्फ ऐसे जो तरीका है ऐसा अपनाया नहीं, इन्होंने एक पॉलिसीज भी लाए जो ये क्या किया है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू जितने भी ये जो बालाजी बाजीराव एडॉप्टेड सन थे, और एक कौन थे एक्चुअली, ही बिलोंग्स टू मराठास, मराठा कम्युनिटी से थे। तो मराठा जो कम्युनिटी थे, ऑलरेडी मराठा जो लास्ट वॉर हुआ था 1817 को, उसके थ्रू क्या हुआ था, मराठा जो पूरा एम्पायर था वो पूरा ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में आ गया था। मतलब मराठा लोग जो था उन लोगों का और कोई सॉवरेनिटी नहीं था। सॉवरेनिटी मतलब ये लोग अपने आप में से कुछ काम नहीं कर पाते थे, ये लोग ब्रिटिश एम्पायर का अंडर में था। तो ये जो बालाजी बाजीराव का था, इसका उनका एडॉप्टेड सन कौन था? एडॉप्टेड सन था नाना साहेब। इनको क्या किया जाता? पेंशन दिया जाता था। पेंशन मतलब जैसे होता है ना अभी सरकार की तरफ से पेंशन, चलो कोई बात नहीं, आपका जो पूर्वज थे वो राजा हुआ करते थे या प्राइम मिनिस्टर थे, तो आपको पूर्व मतलब पेंशन दिया जाता है।
तो ऐसे ही ये नाना साहब जो कानपुर के थे, और कौन थे, बाजीराव टू का जो बालाजी बाजीराव टू का एडॉप्टेड सन थे, उनको क्या मिलता था, पेंशन मिलते थे। ये मराठा कम्युनिटी से थे, और मराठा जो है 1817 वाला वॉर में क्या हुआ था, उसके बाद मराठा जो पूरा उनका जो सिस्टम था पूरा पूरा उसको हड़प लिया था, कौन, ब्रिटिश एम्पायर या ईस्ट इंडिया कंपनी। तो नाना साहब का जो पेंशन था उसको भी रद्द कर दिया, बोला कोई पेंशन वेंशन नहीं मिलेगा, जो एडॉप्टेड सन है उसको कोई फैसिलिटीज नहीं मिला, कुछ नहीं मिलेगा, मतलब उनका जो पेंशन बनता था वो भी लैप्स कर दिया। तो ये नाना साहब जो था ये भी बहुत गुस्सा हो गया, ये भी क्या करने लगे, ब्रिटिश के खिलाफ जुड़ गया लड़ाई। तो देखिए झांसी लड़ रहा है अपना जो लैंड है उसको बचाने के लिए। बहुत सारा स्टेट जो है, स्टेट मतलब छोटा छोटा जो राज्य था, वो लोग क्या हो गया, अपने जो जगह है वो हड़प लिया, उसके खिलाफ उन लोगों का गुस्सा है, ये लोग लड़ रहे हैं। तो ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये था पॉलिटिकल रीजन। उसके बाद देखिए क्या रीजन था, उसके बाद आता है, क्या समझ में आ रहा है तो सबको, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना। हाँ, उसके बाद आता है देखिए क्या, पॉलिटिकल हो गया, उसके बाद देखो इकोनॉमिकल, ठीक है। वो इकोनॉमिकल क्या था, इकोनॉमिकल मतलब उस टाइम पे क्या किया गया, ये लोग जो था हेवी टैक्सेशन लेते थे। मतलब हम लोगों का जो बिजनेस हुआ करते थे ना, जैसे कॉटेज इंडस्ट्रीज थे बहुत सारे, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जो ढाका ढाका जो बांग्लादेश का भी कैपिटल है, ढाका का जो मुस्लिम हुआ करते थे, मसलिन मतलब होता है ढाका का जो साड़ी हुआ करते थे, वो वर्ल्ड फेमस था उस टाइम में भी, अभी भी है। ढाका का जो साड़ी पहनते हैं वो अभी भी वर्ल्ड फेमस है, लेकिन उस टाइम पे भी वो बहुत फेमस थे। उधर उस जो इंडस्ट्री से बहुत सारे जो लोग जुड़े हुए करते थे, ठीक है, बहुत सारा लोग जुड़े थे। तो कॉटेज इंडस्ट्री हम लोग इधर बहुत था, हैंडीक्राफ्ट जो था वो बहुत था, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया, हैवी टैक्सेशन लगा के हम लोगों का जो इकोनॉमी था, हम लोग का जो इंडिया का जो इकोनॉमी था, ब्रिटिश इंडिया का, वो पूरा उसको क्या कर दिया, फिनिश कर दिया इकोनॉमी। मतलब क्या, एक सिंपल सी एग्जांपल दे रहे तो आपको समझ में आएगा। सोचिए मैं एक गारमेंट्स बना रहा हूँ, एक क्लोथ्स बना रहा हूँ, ठीक है, वो मैं जो इंडिजिनियस मतलब अपने देश से बना रहा हूँ, तो मैं मटेरियल्स खरीद रहा हूँ। मटेरियल्स सोचिए मेरा टोटल कॉस्ट पड़ रहा है 12 रुपए, तो लगभग मैं इसको 15 रुपए में तो बेचूंगा, टोटल कॉस्ट लेके 15 रुपए में मैं बेच रहा हूँ। अब ये लोग क्या करते थे, ये लोग बाहर से जो रॉ मटेरियल से वो लेके, बाहर से जो चीजें बाहर से लेके आते थे, ठीक है, इधर आके बेचने लगे, बाहर से जो क्लोथ लाते थे इधर आके बेचने लगे। अब 15 रुपए में बेच रहे हो, अब ये लोग क्या किए, इधर का जो चीज होगा इसके ऊपर हाई टैक्सेशन लगा, मतलब मैं अगर टैक्सेशन ले जाते तो 15 में बेचते, लेकिन ये लोग बोला नहीं 5 रुपए एक्स्ट्रा टैक्सेशन लगा, मतलब ये वाला 15 रुपए वाला जो चीज है उसको मैं 20 रुपए में बेचना पड़ता है ड्यू टू हेवी टैक्सेशन, ठीक है, ऐसा कर दिया। और ये लोग जो बाहर वाला जो क्लोथ है जो अपने देश से आता था उसको कम दाम में बेचने लगे, 12 रुपए में बेचने लगे। तो अब देखिए लोग जो है वो कौन सा वाला खरीदेगा, जिसमें ज्यादातर कम पैसा होता है, वो तो अब नहीं देखेगा कि इंडिजीनियसली है, ये घर में बना है या फॉरेनर है, ऐसा नहीं देखेगा। क्या देखेगा, इकोनॉमिकली जो ज्यादा नहीं होता है, जो चीप होता है वही खरीदता है, क्वालिटी भी अच्छा है, बाहर से आ रहा है। तो ये लोग क्या करने लगे, इधर का जो मटेरियल है, इधर का जो चीज है उसको सबड्यू करके, हैवी टैक्सेशन करके ये लोग क्या करने लगे, अपना जो चीज है मटेरियल से उसको प्रमोट करने लगे। इससे क्या हो गया, इधर का जो इकोनॉमी है, इधर का जो पैसा वो बाहर ड्रेनेज होने लगे, पैसा है वो बाहर का माल खरीदे हो तो बाहर पैसे जाएगा ना, और इधर का जो पूरा सिस्टम था इकोनॉमिकली वो पूरा गिरता गया, ठीक है। जो लोग इससे जुड़ा रहता था उन लोगों का जो कारोबार है पूरा चला गया, समझ में आया। तो ऐसे करके क्या हुआ, ये जो जो मतलब मीडियम कोर या फिर जो छोटा टाइप का बिजनेस करते थे या हैंडीक्राफ्ट करते थे, इस टाइप का काम करते, जो कॉटेज इंडस्ट्री हुआ करता था, इकोनॉमी जो हुआ करता था पूरा इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। ओके, क्लियर है। तो और जो है चीज महंगा होने लगे, ठीक है, हर चीज सोचिए, जो चीज इधर बन रहा है उसके ऊपर हाई टैक्सेशन लगा लिया, तो चीज तो महंगा होने लगे। अब महंगा होने लगे, लोगों के पास पैसा नहीं है तो ना खा के लोग मरने लगे, ठीक है। तो लोगों के पास पैसा नहीं है, ऊपर से चीजों का दाम बढ़ रहा है, हैवी हेवी होते जा रहा है। तो नेचुरली क्या होता है, एक इकोनॉमिकल क्राइसिस उस टाइम पे हो गया। तो ये इकोनॉमिकल कारण भी था जो क्या था, ग्रेट रिवल को अंजाम दिया था। समझ में आया सबको, बोलिए। बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए बेटा। यस सर। ओके, उसके बाद देखिए
ये क्या है इकोनॉमिकल। उसके बाद आते हैं क्या, उसके बाद आते हैं आपका क्या, पॉलिटिकल हो गया, उसके बाद आता है रिलीजियन। रिलीजियन, रिलीजियन कॉज भी था, रिलीजियन कॉज भी था। क्या रिलीजियन कॉज था, देखिए हम लोग जो इंडियन उस टाइम पे हुआ करते थे ना, ये लोग बहुत कंजर्वेटिव हुआ करते थे। मतलब ये लोग ज्यादा जो चेंजेस होता है मतलब धर्म के हिसाब से चलते थे, तो ज्यादा चेंजेस जो होता है ना ये लोग उसको अच्छी तरह से नहीं लेते थे। जो अपर कास्ट के लोग थे, स्पेशली जो ब्राह्मण्स हुआ करते थे, जो क्षत्रिय थे, ये लोग जो है वो बहुत कंजर्वेटिव हुआ करते थे। कोई भी सोशल जो रिफॉर्मेशन होता था इसको ये लोग अच्छी तरह से नहीं लेते थे, ठीक है, इसके खिलाफ था। सोशल डिस्क्रिमिनेशन में ये लोग बिलीव करते थे कि हम लोगों को ज्यादा मौका मिलेगा, बाकी जो लोअर कास्ट का है इन लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे जो सोच रखते थे। तो उसके बाद देखिए ब्रिटिश जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जब रूल चल रहा था, तो उधर आप लोगों को पता है एबोल्यूशन ऑफ सती हुआ था, जिसको हम सती एबोल्यूशन हुआ था 1929 को, याद होगा आप लोगों को। राजा राम मोहन राय, सती, एबोल्यूशन ऑफ सती। सती क्या हुआ करता था याद है तो सबको, जो बच्चे जो लड़की लोग होते थे उन लोगों के साथ बुरे लोगों का शादी होते थे, जब डेथ हो जाता था तो क्या कर लेते, तो बच्चे जो लड़की लोग होते थे, ज्यादा उम्र भी नहीं होता था, 12-13 साल का जो बच्चे बच्ची लोग होता था, वो लोगों को जो बुरा लोगों के साथ शादी कर लेता था, क्योंकि चाइल्ड अर्ली मैरिज तब लीगल था, ठीक है। तो जब वो बुरे जो होता था हस्बैंड होता था वो मर जाते थे कुछ दिनों में, तो बच्ची को भी क्या करता था फ्यूनरल में जला देता था, तो वो बच्चे को भी डाल देता था। तो दैट इज दैट रूल, मतलब क्रुएलिटी का एकदम मतलब एक्सट्रीम पार्ट होता था सती। तो इसको क्या किया राजा राममोहन राय और कुछ अच्छे लोग मिलकर इसको बैन कर दिया। तो ये जो सती बैंड ऑफ सती हुआ था 1829 को, ये जो इधर का कंजर्वेटिव लोग थे ये लोग इसको अच्छी तरह से नहीं लेते थे। ये बहुत गुस्सा था उन लोगों को कि क्यों धर्म के मामले में ये लोग दखलदारी करेगा, समझ में आया। उसके बाद विडो रीमैरिज एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ 1856, बहुत इंपैक्टफुल था। विडो मतलब क्या होता था, वो जो बच्चे लोग, उसके बाद जब सती एबोल्यूशन हो गया तो बच्चे लोग जो जो अर्ली मैरिज एबोल्यूशन नहीं होता, बच्चे लोगों का तो बहुत कम उम्र में शादी हो जाता था, अब हस्बैंड भी मर जाता था, ये लोगों का जो लाइफ था, जो विडो हो जाता था उन लोगों का लाइफ पूरा हेल हो जाता था, ठीक है। मतलब उन लोगों को पूरा अलग सोसाइटी से अलग कर दिया जाता था, जो लोग विडो हो जाता था, बच्चे बच्ची लोग होता था, मतलब पूरा पूरा डिस्क्रिमिनेशन चलता था। तो उसके खिलाफ क्या लाया गया, विडो रीमैरिज एक्ट लाया गया 1856 को। विद्यासागर जो था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उन्होंने बहुत सारा इसको मतलब इसको लेकर बहुत सारा लड़ाई लड़ी थी। उसके बाद ये वाला आ गया, विडो को रीमैरिज होने लगा, विडो जो थे रीमैरिज होने। तो ये जो कंजर्वेटिव टाइप का लोग थे ये इसको अच्छी तरह से नहीं लिया कि क्यों धर्म के मामले में क्यों दखलदारी होगा, जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। तो रिलीजियस कॉज ये भी था कि एक टाइप के लोग था जो ब्रिटिश के खिलाफ लड़े थे, वो रिलीजियसली दे वर आंसर इस्लाम। ओके, समझ में आया। ये जो हमने पढ़ा, देखिए ये जो हमने अभी तक क्या पढ़ा, पॉलिटिकल रीजन पढ़े, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उसके बाद नानाजी जो नाना साहब जो था उनका जो पेंशन रोध किया गया, या देखिए इकोनॉमिकल रीजन पढ़े, या फिर रिलीजियन जो रिलीजियस कॉज था, ये सब था क्या इनडायरेक्ट कॉज। देखिए एक रेवोल्यूशन होने में ना या रिवोल्ट होने में दो टाइप होता है, एक होता है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और एक होता है डायरेक्ट। दो कॉज होता है, डायरेक्ट। इनडायरेक्ट जो होता है बहुत दिनों से चल रहा है, मतलब गुस्सा होता रहता है इंसान, धीरे 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 होते होते रिवोल्ट हो जाता है, वो एक चीज रहता है। तो ये जो पॉलिटिकल पढ़े या इकोनॉमिकल पढ़े, रिलीजियस पढ़े, ये सब इनडायरेक्ट कॉज था। अब डायरेक्ट कॉज हो गया, डायरेक्ट कॉज क्या था, डायरेक्ट कॉज था रिवोल्ट ऑफ सिपाही, ठीक है, रिवोल्ट ऑफ सिपाही। देखिए अब सिपाही क्या होता है, सिपाही लोगों ने रिवोल्ट कर लिया। देखिए उस टाइम पे क्या होता था, बेसिकली तीन टाइप का सिपाही कौन लोग होते थे, सिपाही जो होते थे जो नीचू टाइप का, हवलदार जो होता है ना उस टाइप का जो होता था, मतलब लोअर रैंक का जो पुलिस टाइप का होता था, उसको मिलिट्री वाला होता था, उस टाइप पे पुलिस का कॉन्सेप्ट नहीं था, उसको सिपाही था। ये लोग इंटरनल डिस्टर्बेंस को भी हैंडल करते थे, अगर कहीं पे युद्ध होता है, वॉर होता है, तो इसको भी भेज देते थे, इन लोगों को भेज देते थे। तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों जो चीज होता है इनको कंट्रोल करते थे, ये क्या होता था सिपाही। अब सिपाही जो होता था इंडियन लोगों को ही बनाया जाता था, ठीक है। तो इसका तीन ग्रुप था मेनली, मतलब तीन इसका जो की पार्ट था, एक था बंगाल आर्मी, ठीक है, बॉम्बे आर्मी, अच्छी तरह से समझ लीजिए, बॉम्बे आर्मी और मद्रास आर्मी,
ये 3 पार्ट था। मतलब सिपाही जहां से एडमिट रिक्रूटेड होते थे, बेसिकली 3 ग्रुप से रिक्रूटेड होते थे, बेसिकली नहीं 3 ग्रुप से। बंगाल आर्मी से होते थे, बॉम्बे आर्मी से और मद्रास आर्मी से। अब बंगाल आर्मी से क्या होता था, बंगाल आर्मी से ज्यादातर हायर कास्टिस जो होता है, इधर जो रिक्रूटमेंट होता था हायर कास्ट, ठीक है, जो हायर कास्ट से रिक्रूट होता था, जैसे ब्राह्मण्स होते हैं या और भी क्षत्रिय होता है, जो जिस टाइप का जो होता था हायर कास्ट से इसको रिक्रूटमेंट किया जाता था। मेनली जो होता था बिहार से लोग आते थे, राजपूताना ज्यादा रहते थे। ये ऐसा नहीं बंगाल मतलब सब बंगाली लोग जाते थे, बंगाली लोग ज्यादा जाते नहीं थे, क्योंकि ये लोग ये मतलब ज्यादा एजुकेटेड थे, तो ये सिपाही ये सब काम ये लोग करते नहीं थे, ठीक है, ज्यादा नहीं करते थे। राजपूताना का जो लोग होता है हायर कास्ट का, बंगाल जो आर्मी थे उसमें रिक्रूट होते थे। बॉम्बे और मद्रास में क्या होता था, इधर जनरली जनरल कास्ट या लोअर कास्ट का लोग जो हो जाता था इसको रिक्रूट करते थे, जनरल और लोअर कास्ट, ठीक है। लोअर कास्ट ज्यादा इधर रिक्रूट होता था, ऐसा नहीं कि हायर कास्ट, इसमें हायर कास्ट ज्यादा रिक्रूट करते थे। बेसिकली देखा जाता था कि हायर कास्ट का है कि नहीं, उसके बाद बंगाल आर्मी से उनको रिक्रूट किया जाता था, और इधर जनरल कास्ट और लोअर कास्ट जो होता था उसको रिक्रूट किया जाता था, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हो गया, इस सिपाही वाले लोगों ने क्या कर लिया, विद्रोह कर लिया, म्यूटनी कर लिया। क्यों म्यूटनी किया, इसके पीछे भी रीजन होगा, डेफिनेटली होगा। क्या था, बहुत दिनों से जो था सिपाही लोग, इंडियन जो सिपाही लोग था, ये लोग क्या करता है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था इन लोगों के साथ। जैसे इन लोगों का जो सैलरी होता था ये ज्यादा नहीं होता था। सूबेदार जो पोस्ट होता था, सूबेदार मतलब कैन द कास्ट बेस्ड रिक्रूटमेंट वाज देयर, यस एब्सोल्युटली, आई टोल्ड यू, आई तो मेंशन इट, कास्ट बेस्ड रिक्रूटमेंट होता था बेस्ट, स्पेशली इसलिए तो मैं बोला क्योंकि जब तुमको क्वेश्चन देगा अंदर से कि जब रिक्रूटमेंट होता था ब्रिटिश इंडिया में, वो कास्ट बेस्ड होता कि नहीं, होता था कि नहीं, देन यू कैन राइट इट डाउन, आंसर कर सकते हैं कि नहीं, बोलिए। ठीक है, बंगाल से होता था ज्यादातर हायर कास्ट बेस्ड तो होता था, डेफिनेटली होता था, ठीक है, बंगाल में ज्यादा देखा जाता था। तो जो मैं बोल रहा था, कहाँ बोल रहा था याद मिले था, मुझे थोड़ा कंफ्यूज हो गया, बोलते क्या बोल रहा था, कहाँ तक था, डिस्क्रिमिनेशन, यस। जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, मतलब जो सूबेदार वाला जो पोस्ट होता है, सूबेदार मतलब हेड ऑफ, जैसे हेड कांस्टेबल अभी होता है तो हेड ऑफ सिपाही, वो वाला पोस्ट होता था सूबेदार। तो सूबेदार वाला पोस्ट से ये लोग आगे नहीं जा सकते थे, मतलब इन लोगों का सैलरी जो होता था बहुत कम होता था, इनका जो रैंक होता था सूबेदार से ज्यादा नहीं होता था, ठीक है। जो सारा फैसिलिटीज जो एक ब्रिटिश जो ऑफिसर्स होते थे या जो सिविलियन से, जो ब्रिटिश से जो आर्मी में थे जो लोग होते थे, उन लोगों को जो मिलते थे, ब्रिटिश सिपाही भी होते थे, ठीक है, उन लोगों को जो मिलते थे तो ज्यादा मिलते थे, और इंडियन जो सिपाही होते थे उन लोगों को कम मिलते थे। तो ये एक बहुत दिनों से इन लोगों के मन में चल रहा था, क्यों हम लोगों के साथ ऐसा होगा, मतलब फैसिलिटी मतलब अच्छा खाना बोलो, न्यूज़पेपर बोलो, बहुत सारा चीज इन लोगों को मिलता था जो ब्रिटिश सिपाही को मिलता था, बहुत सारा फैसिलिटीज मिलते ही थे। इंडियन लोग तो हायर रैंक में जा ही नहीं सकते थे, ठीक है, सूबेदार तक हाई थे। तो ये जो गिल्टी था, मतलब ये जो मतलब क्या बोले, ये जो एजुकेशन था बहुत दिनों से इन लोगों के बीच में था। अब लास्ट इसमें जो था एड हो गया, मतलब बर्निंग में जो जैसे बोलते ना, एड फ्यूल ऑन बर्निंग, ठीक है, एड फ्यूल इन बर्निंग मतलब आग दे देना, आग में तेल डालना, वो जो केस हो गया था वो क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल, इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल, ठीक है, RIFL शायद होगा, डजंट काउंट, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल, ये जो था, इसका जो इंट्रोडक्शन था, मतलब इसका इंट्रोडक्शन था, ये तुम लोग पढ़े होंगे बचपन में। पहले कौन सा मतलब कौन सा बंदूक इस्तेमाल होता था, दैट इज ब्राउन बेस। देखो पहले कौन सा इस्तेमाल होता था, ब्राउन बेस, ब्राउन ब्रेस, BRASS, ब्राउन ब्रेस नाम का एक बंदूक इस्तेमाल हुआ था, जिसका रेंज ज्यादा नहीं था, इसका ज्यादा रेंज नहीं था, ये 200 से 300 यार्ड तक इसका रेंज हुआ करता था। अब क्या आया, और भी मॉडिफिकेशन वाला इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल आया, जिसका जो रेंज है वो लगभग 900 यार्ड्स, बहुत बड़ा होता था, बहुत दूर तक इसका जो थे यार्ड्स इसका इंपैक्ट हुआ करते थे।
तो नया जो बंदूक का इंट्रोडक्शन हुआ वही क्या हो गया, बहुत कि मतलब वही गुस्से वाला काम हो गया। क्यों? क्योंकि बोला गया है इसका जो कार्टिज होता है, ठीक है, जैसे कारतूस होता है ना, कार्टिज बोलते हैं इसको, वो क्या हुआ, ऐसे रूमर्स हो गया, अब है कि नहीं ये कभी डिक्लेरेशन नहीं हुआ क्या सच में था कि नहीं। वो जो उसका जो कारतूस जब वो मुंह से निकालना पड़ता है उसमें गीज होता है, गीज। तो वो जो गीज होता है वो बोला गया क्या, सुअर का चर्बी और जो गोश्त का चर्बी से बना हुआ, ऐसे रूमर्स बन गए। आप लोग पढ़े होंगे शायद। तो ये जो कारतूस होता है इनफील्ड राइट को, उसको जो लोडेड करने के लिए जो कारतूस होता है उसको मुंह से छूना पड़ता था, और उसमें जो गीज होता था, जो उसमें बोला जाए जो चर्बी होता था, उसमें सुअर और जो गोश्त होता है गाय, उसका जो चर्बी है वो मिक्स करके बनाया गया। अब आप लोग जानते हैं जो जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग होते थे वो जो होते थे वो सुअर को, मतलब सुअर उसको अच्छा नहीं मानता, और हिंदू लोग तो गाय को पूछते। तो आप क्या हो गया, एकदम डायरेक्ट लोग गुस्सा हो गया, मतलब सिपाही जो था वो गुस्सा हो गया। तो ये लोग एकदम इनकार कर दिया कि हम लोग इनफिल्ड राइफल को इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब याद रखिएगा, एक मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्यों ब्राउन ब्रश जो है इसका, मैं ब्राउन ब्रश जो है इसका, ब्राउन बेस या कभी कभी ब्रश, कई जगह इसको ब्रेस भी देखे, BASS भी देखे। तो कुछ भी हो, ब्राउन ब्रश या ब्राउन ब्रेस, इसका जो इस्तेमाल था, ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि बहुत जगह बोला जाता है ये जो, अगर ये लोग एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल कर लिए होते तो आज उसके बाद जो रिवॉल्यूशन हुआ था, रिवोल्ट हुआ था, उसमें सक्सेस मिल जाता। क्योंकि ये लोग तो जो है ब्राउन ब्रश को इसको अडॉप्ट किए थे, एनफील्ड राइफल को अडॉप्ट नहीं किए थे। तो जब रिवोल्ट हुआ मतलब जब लड़ाई हुआ, ब्रिटिश जो सोल्जर्स थे उन लोगों के साथ लड़ाई हुआ, हम लोग को जो सिपाही म्यूटिनी कर रहे थे उन लोगों को लड़ाई हुआ। अब ब्रिटिश लोगों के पास कौन सा बंदूक है, एनफील्ड, ठीक है, एनफील्ड राइफल है जो बहुत दूर तक बहुत इम्पैक्टफुल है। और हम लोगों के जो सिपाही है जो म्यूटिनी कर रहे हैं उन लोगों के साथ कौन सा मॉडल है, ओल्ड मॉडल वाला ब्राउन बैस से। तो जब लड़ाई होगा कौन जीतेगा, जिसके पास जो मतलब मॉडरेट टाइप का, जिसके पास मॉडर्न टाइप का वेपन्स होता है, डेफिनेटली। तो ये एक कारण था कि जो मतलब जो रिवोल्ट था या जो म्यूटिनी था अनसक्सेसफुल रहा था। अगर ये लोग इसको अडॉप्ट कर लेता तो शायद म्यूटिनी होता ही नहीं, लेकिन अगर म्यूटिनी होता भी तो ज्यादा इम्पैक्टफुल रहता, ज्यादा देर तक ये चलता, लड़ाई ज्यादा तक करता। ठीक है, समझ में आया क्या बोले, बोलिए। बोलिए जल्दी बोलिए। ये सर। ओके, तो देखिए सबसे पहले जो इसके खिलाफ लड़ने लगे, सबसे पहले जो ये बंगाल, और ये जो मैंने बोला कास्ट बेस्ड होता था, तो बंगाल आर्मी जो था, बंगाल आर्मी में ही ज्यादा रेवोल्यूशन हुआ था, ये वाला याद रखना। मतलब अगर आपसे पूछ लिया कि कौन सा बैटेलियन था या कौन सा आर्मी में ज्यादा सिपाही म्यूटिनी का इम्पैक्ट पड़ा था, तो बंगाल आर्मी में पड़ा था। बॉम्बे या मद्रास में उतना नहीं पड़ा था। बंगाल आर्मी का ज्यादातर बैटेलियन क्या किया था, रिवोल्ट में शामिल हुए थे। ठीक है, तो पहला जो इंसान था आपने पढ़ा होगा मंगल पांडे, पढ़ा है ना, बोलिए मंगल फिल्म पांडे। है एक। हाँ बोलिए बेटा। मंगल पांडे का एक फिल्म है इसी के ऊपर, मूवी है, बड़ी मूवी है सिपाही विद्रोह के ऊपर। ठीक, वही था मंगल पांडे। ही वाज द फर्स्ट मैन हु रिवोल्ट अगेंस्ट इट। ठीक है, तो उन्होंने मंगल पांडे जो है, उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, 29 मार्च 1857 को, ठीक है, 34th इन्फेंट्री जो था, मतलब बैटेलियन, इन्फेंट्री मतलब बैटेलियन ही होता है, 34th इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे, बंगाल आर्मी का था। इन्होंने क्या किया था, बंगाल में इन्होंने प्रोटेस्ट किया था इसके खिलाफ। मतलब बोला जाता है कि कौन जब फर्स्ट जो शहीद हुए थे, ठीक है, फर्स्ट शहीद किसको बोला जाता है, फर्स्ट इंडियन नेशनल मूवमेंट हम लोग पढ़े, फर्स्ट शहीद किसको बोला जाता है, मंगल पांडे, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पहली बार उन्होंने ओपन रिवोल्ट किया था। बहुत सारा जो ऑफिसर्स थे उनको मार दिया, ठीक है, लेकिन वो खुद कर रहे थे, ज्यादातर लोग उस पर शामिल नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली थोड़ा दिन बाद उनको क्या गया, हैंग कर दिया गया। मतलब जस्ट कुछ ही दिन, मार्च अप्रैल 8 अप्रैल, देखिए क्या हो गया, उनको फांसी लग गया। ठीक है, अकेला लड़ रहा था, 2-3 लोगों को लेकर लड़ रहा था, पहले उन्होंने शुरुआत किया था। तो ये जो लाइन था, ये जो आदमी था मंगल पांडे, ही फर्स्ट
जो है सिपाही म्यूटिनी का आगाज किया था। 29 मार्च 1857 वेरी इंपॉर्टेंट डेट। 34th इन्फेंट्री से बंगाल आर्मी का, और 8 अप्रैल उनका क्या कर दिया, उनको हैंग कर दिया। क्लियर? बोलिए। बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। यस सर। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद थोड़ा बहुत इधर उधर रिवोल्ट होने लगा, लेकिन सबसे इम्पैक्टफुल जो था वो कहां पर था? आप लोग पढ़े होंगे, मेरठ में, राइट? तो वो कब हुआ? 10th मई। देखिए, मे फॉर मेरठ, मे फॉर मे, ठीक है, मेरठ। मेरठ में जो था, मेरठ, ठीक है, मेरठ में जो था 10th मई 1857 को। अब जो था ये वाला जो था 3rd इन्फेंट्री था, 3rd मेरठ का जो बैटेलियन था, 3rd इन्फेंट्री वाले जो था, इधर मंगल पांडे ने अकेला किया था, 24th इन्फेंट्री थे, लेकिन इधर जो था 3rd इन्फेंट्री, इसमें से सब लोग क्या कर दिया? रिवोल्ट कर दिया। सब पूरा पूरा इन्फेंट्री इसमें रिवोल्ट में शामिल हो गया। तो बोला जाता है जो सिपाही म्यूटिनी है वो एक्चुअली स्टार्ट हुआ कब से? अगर आपसे पूछ ले, शुरुआत मंगल पांडे ने किया था, अकेला इंसान, लेकिन ज्यादा इम्पैक्ट इधर उधर थोड़ा बहुत हुआ था, ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़े। लेकिन ओरिजिनली अगर कहीं से पूछ ले म्यूटिनी शुरू हुआ था, वो कहां से शुरू हुआ था? 10th मई मेरठ से शुरू हुआ था। समझ में आया? तो इधर जो था, इधर एकदम तहलका मच गया। लोग जो है, जो बाकी बैटालियन के जो सिपाही थे, ये इधर उधर मारने लगे, लूटपाट करने लगे। अब इधर से जो है आग चारों ओर फैलने लगे। मतलब इधर से कहा फैल गया, मेरठ से पहुंच गया, दिल्ली पहुंच गया, उत्तर प्रदेश के कुछ, मतलब उत्तर प्रदेश अभी जो है मेरठ का आजू बाजू में जो जगह है उधर पहुंच गया। लेकिन जहां से शुरू हुआ था बंगाल, वो ज्यादा इम्पेक्टेड नहीं होता। मद्रास जो इन्फेंट्री थे उधर लोग रिवोल्ट करने लगे। उसके बाद जो था, ये जो था धीरे धीरे फैलने लगा। ठीक है, अब ये जो मेरठ के जो लोग थे, ये क्या करना है, उसके बाद बिहार में फैल गया। ठीक है, कानपुर में फैल गया। कानपुर पहले से ही, जो मैंने बोला, नाना साहब जो था वो पहले से ही लड़ रहा था, उनका बहुत गुस्सा था। उन्होंने देखा चलो आर्मी लोग लड़ रहे, सिपाही लोग लड़ रहे, और ये जो छोटे छोटे राजा थे जो पहले से नाखुश थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पॉलिसीज थे, ये लोग देखा चलो ये तो बढ़िया बात है, हम लोग भी इसमें मतलब इसको सपोर्ट करते। तो ऐसे करके क्या हो गया, एक सिपाही जो लोग थे, एक कम्युनिटी के लोग, एक ग्रुप ऑफ पीपल, ये अपने लड़ाई लड़ रहे थे। ऐसे नहीं कि ये देशवासी के लिए लड़ रहे थे, ये लोग खुद के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, ये जो बन गया, और बाकी जो इफेक्टेड जो राजा होते थे, ये लोग थोड़ा थोड़ा करके एकजुट होके इसको क्या हो गया, रिवोल्ट हो गया। ठीक है, चलिए, तो आप बन गया क्या, ये जो है, ये जो पहले क्या हुआ था, पहले म्यूटिनी हुआ था। अब जब ये जो किंग हुआ करते थे, नेटिव किंग, ये जब इसको सपोर्ट करने लगे, ये वाला रिवोल्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या क्या हुआ, कहाँ क्या हुआ। दिल्ली में इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ा? दिल्ली, देखिए पड़े थे बहुत जगह, इम्पैक्ट कहाँ कहाँ था ज्यादा? दिल्ली में था, दिल्ली था, कानपुर, कानपुर, KNKUN, एक्चुअली कानपुर का स्पेलिंग पहले ऐसा हुआ, कानपुर। ठीक है, और कहां पर? और औध, OUDH, औध में पड़े थे। ठीक है, तो ये सब जगह पे क्या था, बिहार में पड़े थे। ये सब जगह जो था इधर ज्यादा इम्पैक्ट था। देखो क्या हुआ, आप ये जो मेरठ का जो इन्फेंट्री था, इधर एक आदमी का नाम आता है जो बाद में इधर का जो सोल्जर्स थे, सोल्जर्स मतलब सिपाही को सोल्जर्स ही बोला करते थे उस टाइम पे, ये लोग दिल्ली चले गए। ठीक है, लूट करके दिल्ली चले गए। दिल्ली जाने का क्या कारण था? उस समय जब मुगल एम्परर था, मुगल एम्परर कौन था? लास्ट मुगल एम्परर कौन था? बोलो बोलो। बहादुर शाह जाफर, नहीं तो सेकंड बहादुर शाह या बहादुर शाह जाफर? बहादुर शाह जाफर, he was the last मुगल एम्परर। तो उस समय में वो दिल्ली का एक्चुअली वो टिटुलर हेड थे, मतलब उसको उनका कोई पावर भी नहीं था। उनका जो मेन की जो पैलेस था वो भी उनसे छीन लिया गया था। मतलब वो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी से, ईस्ट इंडिया कंपनी ने छीन लिया था। मतलब बहादुर शाह सिर्फ नाम का मुगल एम्परर था, उनका कोई पावर नहीं था। ठीक है, उसका जो पैलेस था वो भी उनसे छीन लिया गया था। वो पास में एक छोटा सा पैलेस में वो रहता था, ऐसा हालत था। तो ये जो मेरठ के जो बेसिकली जो सिपाही थे, सोल्जर्स थे, और ये लोग दिल्ली में आ गए।
एक नाम आता है, वो था वक्त खान। वक्त, VHAKT, वक्त खान। वक्त खान जो था, इनका नाम बहुत आता है। ये जो था, ये बेसिकली जो था, ये दिल्ली में गए, इनका जो सोल्जर्स थे इनके साथ बहुत सारे लोगों को लिए दिल्ली में जाके बहादुर शाह से मिले। बहादुर शाह जफर बहुत ओल्ड हो गए थे, 70+ उस समय था, मतलब ठीक तरह से बात भी नहीं करना पाते थे। ठीक है, उनको जाके क्या क्या इंस्टिगेट किया, उनको किया गया। भक्त खान जाके उधर उनके साथ जो रेवोल्यूशनरीज थे वो लोग गए उधर, जाके उनको बोला कि आप तो मुगल एम्पायर थे, है कौन है ये लोग, ये लोग तो जोर जबरदस्ती कर ले, हम लोग आपको सामने रख के क्या करेंगे, रेवोल्यूशन का आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप एक एम्पायर है, मुगल एम्पायर, आपको सामने। बहादुर खां को, बहादुर शाह जफर को कुछ करना नहीं था, उनका इच्छा भी नहीं था, क्योंकि वो बहुत ओल्ड थे, उनका उनका पावर भी नहीं था कि वो खुद से बात कर सके। लेकिन वो क्या प्रेशर में आ गए, उन्होंने बोला चलिए कोई बात नहीं, हाँ मेरा नाम ले लीजिए। तो ये जो वक्त खान था और इसका उनका जो एसोसिएटेड थे, ये लोग बहादुर शाह जफर के नाम पे क्या करने लगे, दिल्ली में ये लोग रिवोल्ट को अंजाम देने लगे। ठीक है, समझ में आया क्या बोले? यस सर। अब इनका जो वाइफ हुआ करते थे, जीनत महल, जीनत महल, जीनत महल, जिसको महक परी भी बोला जाता है हिस्ट्री में, महक परी, महक परी उनको बोला जाता था। आई डोंट नो व्हाई इट इज, बट जीनत महल उनका वाइफ थे बहादुर शाह जफर के। एक्चुअली जो था वक्त खान और वो जो रेवोल्यूशनरीज थे, उनको एक्चुअली में गाइड कौन करते थे, जीनत महल। ठीक है, ये भी देता है, जीनत महल का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखना, जीनत महल कौन था, बहादुर शाह का वाइफ था। और वक्त खान तो दिल्ली में पूरा जो है, ये जो सोल्जर्स थे ये लोग एकदम लूटपाट करने लगे, लोगों को मारने लगे, तोड़ने लगे, मतलब कोई पूरा एनार्की। मतलब हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसको नहीं मानते। ठीक है, हम लोग क्या है, अपनी तरह से अपना एनार्कियल जो है उसको स्थापित कर दिया दिल्ली में, ऐसा हालत। उसके बाद देखो कानपुर, मैंने बोला कानपुर, कानपुर में पहले से ही कौन लड़ रहा था, नाना साहेब, याद है साहब, नाना साहेब, जिनका असली नाम क्या बोले थे, नाना साहेब के क्या बोले थे, धंधुपंत, धंधुपंत बोले थे। तो जिसका असली नाम क्या था, नाना साहब का धंधुपंत। तो उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी तो पहले से लड़ रहा था, उन्होंने डायरेक्ट ये जो रेवोल्यूशन, जो म्यूटनी हो रहा था इसको सपोर्ट किया। ठीक है, और ये अपनी तरह से क्या करने लगे, अपनी तरह से जो मतलब जो पावर है उसको बढ़ाने लगे, इन लोगों के साथ कम्युनिकेशन बनाने लगे। ठीक है, अपना जो लड़ाई है इसको भी इन्होंने क्या करने लिया, और भी ताकतवर बनाने लगे। लेकिन एक्चुअली नाना साहब जो थे, बेसिकली ही यूज्ड टू बी वेरी कावर्ड। एक्चुअली कावर्ड बोलना अच्छा नहीं लगता, फिर भी बोलना पड़ रहा है, क्योंकि बाद में जो है इन्होंने, जो नाना साहब थे, जब प्रेशराइज्ड हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, तो ये भाग गए। ठीक है, भाग गए, कहां पर भाग गया, नेपाल में भाग गए थे। तो इनका जो जनरल थे वो थे कौन, तात्या टोपी, तात्या टोपी। तात्या टोपी कौन था, तात्या टोपी नाना साहब का जनरल थे। नाना साहब जब देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपना आर्मी भेज रहा है नाना साहब के से लड़ने, तो ये भाग गए। ठीक है, नेपाल में भाग गए थे। तो उनका जो जनरल था तात्या टोपी, जिसका असली नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग। जैसे नाना साहब का असली नाम था क्या, धुंधुपंत, तात्या टोपी का भी असली नाम था क्या, रामचंद्र, रामचंद्र चंद्र पांडुरंग। तो ये सब तुम लोगों को नोट्स में मिल जाएगा, जस्ट समझा रहा हूं, क्योंकि अगर स्टोरी नहीं बताऊंगा तो तुम लोगों को इंटरेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो तात्या टोपी जो था, रामचंद्र पांडुरंग, ये इन्होंने क्या किया, लड़ने लगे किसके साथ, अंग्रेज के खिलाफ। ये जनरल थे। ठीक है, ये इन्होंने भागा नहीं, बाद में जब पकड़ ले गए तो इनका हैंग हो जाएगा, मतलब मर गए थे। कोई शुरू किए, लड़ कोई रहा था, वो भाग गए, और उनको क्या होगा, तात्या टोपी उसके बाद लड़ रहे थे, इन्होंने आखिरी दम तक लड़ा, लेकिन उसके बाद उनको पकड़ लिया गया और उनको हैंग कर दिया गया। ठीक है, फांसी लगा दिया गया। ठीक है, ये था कानपुर वाला हिस्सा। अवध में क्या हो रहा था, अवध भी इसके खिलाफ मैल एडमिनिस्ट्रेशन से अवध जो था उसको ले लिया गया था। यहाँ का जो रानी था उसका क्या नाम था, हजरत महल, हजरत महल। ठीक है, हजरत महल जो था वो उधर का किंग था, सॉरी क्वीन था,
तो वो जो था उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये जो औध का जो लड़ाई है, क्योंकि वो भी अपना जो ले लिया है, लेकिन अपना जो लड़ाई है वो तो लड़ेगा ना। अगर किसी का जगह जमीन ले लेता है, सरकार ले लिया सोचो, तो वो क्या छोड़ देगा? वो कोर्ट में जाएगा या किसी भी तरीके से अपना जो है लड़ाई लड़ता रहेगा। तो हजरत महल भी लड़े थे, ठीक है, लेकिन ज्यादा देर तक उन्होंने वो लड़ नहीं पाए थे, क्योंकि जब ब्रिटिश आर्मी औध को रिकैप्चर करने गया, रिकैप्चर करने गया, तो ये भी क्या हुआ, ये भी नेपाल चले गए थे। भाग गया अच्छा नहीं लगता, नेपाल चले गए थे, ठीक है। और जो झांसी होता है, देखो झांसी, झांसी जो होता था, झांसी में कौन था? झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, जिसको हम मणिकर्णिका बोलते थे, लक्ष्मीबाई, जो किसका वाइफ था? गंगाधर राव, ठीक है। तो उन्होंने बोल दिया कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन अपना जो है जो अपना जो जगह है वो नहीं देंगे। तो झांसी को लेके रानी लक्ष्मीबाई लड़ने लगे। तो बहुत बैटल हुआ, बैटल ऑफ कल्पी, यू मे हैव हियर्ड द नेम, बैटल ऑफ काल्पी। बैटल ऑफ काल्पी जो हुआ था, किसके बीच में हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई, जो अपने झांसी को बचाने के लिए लड़ रहा था, वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जनरल कौन था? ह्यूज रोज, ह्यूज रोज, ये वाला एग्जाम में देता है। ह्यूज रोज तो था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का जनरल था। बैटल ऑफ कल्पी ये हुआ था कब? 1858 में हुआ था, ठीक है, 24 फरवरी, बैटल ऑफ कल्पी, ठीक है, 1858 24 फरवरी, मतलब पहले से ही चल रहा था। ये दिन फाइनल डिसाइसिव बैटल हुआ था उन दिन। ह्यूज रोज जनरल था ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो क्या हुआ, रानी लक्ष्मीबाई जो था, जिनका नाम था मणिकर्णिका, वो हार गए, डेथ हुआ बैटलफील्ड में। इससे ग्लोरियस तो कुछ होता नहीं है, क्योंकि वो उनका डेथ हो गया बैटलफील्ड में, जान दिया उन्होंने। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, झांसी को ये लोग क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया, ठीक है। और इधर देखो कानपुर जैसा हुआ, टाटिया टोपी बोला मैंने, वो कैप्चर कर लिया। बिहार में कौन लड़ा था? बिहार में कुंवर सिंह, बिहार में कौन लड़ रहा था? कुंवर सिंह, कुंवर सिंह भी बोलते हैं कहीं कहीं, कुंवर सिंह, ये भी लड़ रहा था बिहार में। लेकिन इनको भी बाद में क्या हो गया, ज्यादा देर तक लड़ नहीं पाए। क्यों नहीं लड़ पा रहे थे, क्या कारण था? क्योंकि देखिए किसके खिलाफ लड़ रहे, अब लड़ किसके साथ है? ये जो लोग थे, ये छोटा छोटा किंग हुआ करते थे। इन लोगों के पास ज्यादा ऐसा नहीं कि सोल्जर्स हुआ करते थे, स्ट्रॉन्ग आर्मी हुआ करते थे, ऐसा तो कुछ था नहीं। जो इन लोगों का जो क्लोज के जो फॉलोअर्स हुआ करते थे, ये लोग एकजुट होके लड़ रहे थे। थोड़ा बहुत जो सिपाही थे वो लोग सपोर्ट कर रहे थे। अब सिपाही जो थे उन लोगों के पास ही खुद का जो मॉडर्न वेपन्स नहीं था, ठीक है, वो जो ब्राउन ब्रास जो ओल्ड टाइप का वो वेपन्स था, ठीक है। और जो लड़ रहे हैं वो इंडिविजुअली लड़ रहे, खुद के लिए लड़ रहे, ऐसा नहीं कि नेशनलिज्म के लिए लड़ रहे, अपने अपने जगह है उसको बचाने के लिए लड़ रहे। अब इससे कैसे होगा? ऐसा तो होता नहीं है। ज्यादातर जो राजा हुआ करते थे, जैसे होलकर जो होलकर थे, सिंधिया लोग थे, इंदौर के जो होलकर हुआ करते थे, सिंधिया जो लोग थे, ठीक है, ग्वालियर का सिंधिया जो थे, होलकर जो थे इंदौर के थे, ठीक है, ज्यादातर राजपूताना जो थे, जो किंग हुआ करते थे, वो इसमें शामिल ही नहीं हुआ। ये लोग डायरेक्टली किसको सपोर्ट किया? ईस्ट इंडिया कंपनी। क्यों? सब अपना फायदा देख रहे हैं, जो अभी भी होता है, ठीक है। मतलब अपना फायदा है तो लड़ो, अपना फायदा है जिसके साथ रहो। ये तो नेशनलिज्म नहीं हो रहा है, जिसका प्रॉब्लम हुआ है वो लड़ रहा है। और बाकी जो किंग थे, बट छोटा मोटा या बड़ा किंग, जैसे मैंने बोला होलकर जो थे, ठीक है, इंदौर का, सिंधिया लोग थे ग्वालियर का, या राजपूताना जो किंग हुआ करते थे, ये डायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट किए। तो उधर तो ज्यादा लोग था, ये लोग इंडिविजुअली लड़ रहे थे, डिस्पर्सली लड़ रहे थे। कहाँ से होगा? कोई यूनिटी नहीं था, कोई ऐसा लीडर नहीं था जो पूरा ये जो रिवोल्ट हो रहा है इसको लीड दे सके। एक लीडर चाहिए ना, कोई भी की जो रेवोल्यूशन होता है या मूवमेंट होता है उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए एक लीडर चाहिए, जिसके जो इंस्ट्रक्शन देगा, जो परसेप्शन देगा। Hyderabad है very good, Hyderabad, Kashmir, most of them, not all of them, most of the kings supported British East India Company directly। तो यही कारण था, क्या हुआ, ये जो रिवोल्ट था, जो एक्चुअली रिवोल्ट था, कि बहुत सारे लोग इसमें म्यूटनी से शुरू हुआ था, सिपाही म्यूटनी से शुरू हुआ था, बाद में रिवोल्ट हो गया, लेकिन उसको हम रेवोल्यूशन बोल नहीं पाए। क्यों? ये सक्सेसफुल नहीं हुआ था, ठीक है। तो क्यों सक्सेसफुल नहीं होता है, एक रीजन होता,
इसको याद में रखना है। उसके बाद एक और रीजन था, देखिए उसका, देखिए क्यों क्या था, ये तो मैंने बोल दिया, ठीक है। अच्छा, ये जो बहादुर शाह जाफर था, उनको क्या हुआ, उनको कैप्चर कर लिया गया, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। जॉन निकलसन जो था वो दिल्ली में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जनरल था जॉन निकलसन, बोला जाता है बहादुर शाह जाफर तो बहुत उम्र हो गया था, वो बचने के लिए, ब्रिटिश सोल्जर से बचने के लिए हुमायूं का जो टॉम था ना उसके अंदर घुस गया था बचने के लिए। जब रेड हुआ था, आर्मी जॉन निकलसन उसका हेड था, तो जब रेड हुआ तो हुमायूं के टॉम के नीचे छुप गया। कौन? बहादुर शाह जाफर। बोला जाता है उनको उधर से निकल के लाए, उनका जो सन्स, जो उनका वारिस थे, सक्सेसर थे, उनको गोली मार दिया गया, ठीक है। उनको ट्रायल पे ला गया ईस्ट इंडिया कंपनी। सोचिए, अब एक बुढ़ा मतलब एक क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, एक ओल्ड पर्सन, ठीक है, हिंदी में क्या बुजुर्ग बोलते हैं, बुजुर्ग बोलते हैं, एक ओल्ड पर्सन, लगभग 80 इयर्स उनका एज है, उनको ट्रायल में ला गया कोर्ट में, वो खड़ा भी नहीं हो सकते थे, ठीक है। उधर उनका ट्रायल किया गया, उनको पूरा जो एक्यूज किया गया कि यू आर द रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज जो म्यूटिनी कर रहा था, उन लोगों ने सिंबॉलिक किसको बनाया था, सिंबॉलिक बनाया था मुगल एम्पायर को। तो बोला गया, ट्रायल में बोला गया, ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रायल किया, बोला गया आप इसके जिम्मेदार है, बिकॉज आप रिस्पॉन्सिबल है, तो उनको डिपोर्टेड कर दिया। सोचिए, एक 80 साल का बुजुर्ग, ठीक है, ओल्ड पर्सन, उनको क्या कर दिया, डिपोर्टेड, रेंगून में डिपोर्ट कर दिया। उधर जाके क्या होगा, 58 को उनको डिपोर्ट कर दिया, फिर 62 को उनका देहांत हो गया उधर ही रेंगून में। सोचिए, ये जो लास्ट मुगल एम्पायर, उनका जो एंडिंग जो है कितना गलत हुआ, ठीक है। तो ऐसे करके जो था मुगल एम्पायर, जो था मुगल डायनेस्टी जो था, उसका एबोलिश कर दिया, और ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा जो है सबको कंट्रोल में ले लिया, ठीक है। समझ में आया क्या बोले? बोलिए। पूछिए, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। ओके, वेरी गुड। उसके बाद देखिए झांसी का जो बैटल ऑफ कल्पी था, तो सर ह्यूज रोज से बोला है, क्या सर ह्यूज रोज से बोला है, जिसका ब्रेवेस्ट अगर कोई था, ये जो रिवोल्ट हो रहा था, इस पे अगर किसी को ब्रेवेस्ट आप बोल सकते, जो सबसे बहादुर थे, वो कौन था? दैट वाज मणिकर्णिका। ये उन्होंने बोला था, कौन बोला था? ह्यूज रोज। तो ह्यूज रोज से ये वाला कॉम्प्लीमेंट दिया था किसको? बैटल ऑफ कल्पी जब वो लड़ रहा था, तो उन्होंने जब इसको एंड किया, तो उन्होंने बोला था ये जो पूरा रिवोल्ट हुआ था, इसमें अगर कोई सबसे ब्रेवेस्ट है जो एंड तक लड़ा था विदाउट हैविंग कॉम्प्रोमाइज, वो कौन था? झांसी, द क्वीन ऑफ झांसी। ओके, और एक चीज बोल दे, क्यों ब्रिटिश ने, क्यों इसमें, मतलब वाई हम लोगों ने पढ़ लिया, क्यों ये वाला मतलब सक्सेसफुल नहीं रहा? क्योंकि कोई लीडर नहीं था, कम्युनिकेशन नहीं था, अपने अपने फायदे के लिए लड़ रहे थे। दीज वर द रीजन, ठीक है। और ये लोग, मतलब जो आम इंसान जो थे, जो जनरल पीपल थे, इसको शामिल नहीं कर पाता, क्योंकि इन लोगों का जो तरीका था वो गलत था। ये लोग मतलब वैंडलिज्म कर रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे, आग लगा रहा था, लोगों को डरा रहा था। तो ऐसे जब करोगे तो जो नॉर्मल पीपल होता है, जनरल पीपल होता है, वो वैसे ही आपसे डिटच हो जाता है। ज्यादातर लोग इसको सपोर्ट ही नहीं किया था। लैक ऑफ लीडरशिप डेफिनेटली एक कारण था, ठीक है। प्रॉपर वे नहीं था, वैंडलिज्म एक कारण था, जैसे मैंने बोला, एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, वो कुछ नहीं था। सेकेंडली, कैसे इसको जो ब्रिटिशर्स ने, देखिए ये जो पूरा इतना बड़ा रिवोल्ट हो गया था, इसको बहुत इजीली, बहुत जल्दी से इसको सप्रेस कर लिया, ठीक है। क्यों, कैसे कर लिया? क्योंकि इन लोगों के पास जो था टेक्निक था। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों को पता होगा कि 1853 को क्या हो गया था, रेलवे स्टार्ट हो गया था, ठीक है। इंडियन रेलवेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने नहीं किया था, ये वाला ग्रेट पेनिनसुलर कंपनी किया था। 1853 को क्या हो गया था, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे हो गया था। तो 58 तक बहुत सारा जगह पे रेलवे का जो ट्रैक है वो बन गया था, ठीक है। हाँ, वो बहुत सारे रीजन होता है, वो तो आप मतलब जो मैं नोट्स दूंगा उसमें तो आप लोगों को मिल जाएगा, मैं तो सिर्फ डिस्कशन कर रहा हूँ इधर, ठीक है। तो ये जो इन्वेंट ऑफ रेलवेज, ठीक है, तो रेलवेज बहुत मतलब फैल गया था उस टाइम पे। तो जहां जहां क्या होता था, कोई रिवोल्ट होता था, ब्रिटिश जो सोल्जर्स से ये लोग ट्रेन में पहुंच जाता था, बहुत जल्दी पहुंच जाता था। इन लोगों के पास बहुत हाई प्रोफाइल उस टाइम पे मॉडर्नाइज्ड वेपन्स था, जैसे मैंने बोला इन्फिनिटी राइफल। इन लोगों का टेक्निक सही था, क्योंकि एक सप्रेस होने के लिए एक टेक्निक चाहिए, कैसे इसको डील करेंगे, ठीक है। कोई रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए एक सही तरीका होना चाहिए था।
ये इन लोगों के पास था। लैक ऑफ कम्युनिटी जो था, लैक ऑफ यूनिटी, ठीक है, जो था इन लोगों को, मतलब जो लोग एजिटेशन कर रहे थे उन लोगों में जो था, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन किसने किया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। तो ऐसे करके क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत आसानी से जो रिवोल्ट हुआ था उसको सप्रेस कर दिया। ठीक है, कॉमन पीपल तो मैंने बोल दिया, इसमें कोई मतलब ये मैंने बोल दिया, ये जो रीजन था मैंने, देखिए ओवरऑल डिस्कशन कर लिया क्या क्या था। कॉमन पीपल जो था इसमें शामिल नहीं हुआ, वैंडलिज्म करेंगे तो कौन शामिल होगा? ठीक है, लोकल जो नेटिव किंग्स थे सपोर्ट नहीं किया, सिर्फ जिसको प्रॉब्लम था इन्होंने ही इसमें शामिल हुआ था। तो दिस वर द रीजन, यही कारण था जो ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत इजी से इसको सप्रेस कर लिया था। लेकिन इसका इम्पैक्ट था, डेफिनेटली इम्पैक्ट था। ये सबसे बड़ा रिवोल्ट था, पहली बार इतना बड़ा रिवोल्ट फेस करना पड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी को। और अल्टीमेटली सबसे बड़ा जो इसका इम्पैक्ट था, जैसे मैंने पहले ही बोल दिया, 1858 को क्या आया? प्रोक्लेमेशन ऑफ द क्वीन। 1858 को क्या आया? प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन। देखिए, प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन आया, ठीक है, 1858, जिसके थ्रू क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी जो था उनका जो शासन था वो इधर खत्म हो गया, और ब्रिटिश पार्लियामेंट किसके नाम पे? क्वीन के नाम पे क्या हो गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, मतलब ब्रिटिश इंडिया को रूल करने लगे। ठीक है, तो दिस वाज द इम्पैक्ट डेफिनेटली। और क्या हो गया? बहुत सारा इम्पैक्ट है, इसी पे ही वाला नहीं, ये सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल था। उससे बाद ये जो रिवोल्ट हुआ था, इसके बाद ब्रिटिश जो थे ये लोग बहुत मतलब अवेयर हो गया। जो मतलब जो पहले इंडियन लोगों को ज्यादा रिक्रूट किया जाता था वो बहुत कम हो गया। ठीक है, कम लोगों को रिक्रूट करने लगे। ठीक है, थोड़ा बहुत फैसिलिटीज इन लोगों को मिला, डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा बहुत हटा था। ठीक है, इंडियंस जो सिपाही लोग थे इन लोगों को थोड़ा रैंक अदर 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 जो चेंज हुआ। हाँ, गवर्नर जनरल मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है, अगर मैं गवर्नर जनरल जो है वायसरॉय बोलूंगा ना, तो इससे पहले क्या पोस्ट था वो पूरा बोलना पड़ेगा। तो ये मैं कल भी क्लास से हम लोगों का बैक टू बैक क्लासेस से, तो इसको मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि हम लोग को ये डिस्कशन हो रहा है, 3 तो क्लास है, इसमें हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। और एंड ऑफ दिस वीक, मतलब इसके नेक्स्ट वीक से जो है आप लोगों का हर क्लास का जो नोट्स है वो एकदम ऑन द क्लास मिलेगा। लेकिन ये वाला जो क्लास है, मैंने बोला था कि अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी होता है, क्लास के बारे में आप लोग सोचिए समझिए, तो इसलिए मैं डिस्कशन करूंगा। मेनली जो 3 क्लास होगा मेनली डिस्कशन बेस्ड होगा, और इसका जो पूरा मटेरियल्स है, क्लास नोट्स है, वो आप लोगों को इस वीक के एंड तक आप लोगों को क्लास मटेरियल्स जो है वो मिल जाएंगे। समझ में आया क्या बोले? बोलिए। डेफिनेटली जो गवर्नर जनरल वाला पोस्ट था वो वायसरॉय हो गया। अब वायसरॉय क्यों हुआ, इसके पीछे भी और रीजन है, ये मैं आज नहीं डिस्कशन कर रहा हूँ, ये मैं बाद में डिस्कशन करूंगा। बाकी बोलिए, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। तो यही था ग्रेट रिवोल्ट। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद लोग रिवोल्ट देखे, एक्चुअली पहली बार जो इंडियंस है उन्होंने देखा रिवोल्ट क्या होता है। तो जनरल जो पीपल थे या एलिट सोसाइटी के लोग थे, ये लोग में भी थोड़ा बहुत नेशनलिज्म बाद में आने लगे, एसोसिएशन फॉर्म करने लगे। जो मैंने बोला है, इसके बाद शुरू होता है एज ऑफ एसोसिएशन, नेशनलिज्म। तो ये वाला जो पार्ट है हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, आगे में जाके डिस्कशन करें। बहुत सारा डिस्कशन की जगह है जो हम लोग करते रहेंगे। समझ में आया? बोलिए, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, बोलिए, या फिर बोल दीजिए कि सर एवरीथिंग इज ऑल राइट। बट कम्युनिकेशन होना चाहिए, मतलब आप लोग पूछिए, बात कीजिए तो अच्छा लगता है, क्योंकि मैं तो रेडियो में बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, लाइव क्लासेस है। दिस इज द बेनिफिशियल। इज देयर एनी सिक्योरिटी इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया मोर देन नॉर्थ इंडिया? हाँ, थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट हुआ था डेफिनेटली। बंगाल में शुरू हुआ था, बंगाल में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हुआ था। वेस्टर्न पार्ट मद्रास जो प्रोविंस था, ठीक है, साउथ इंडिया में इसका इम्पैक्ट तो था, वो तो नोट्स में आप लोग पढ़ लेंगे, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट, लेकिन ज्यादा इम्पैक्ट नहीं था। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन दिया गया था सिविल सर्विस में, जो कौन सा जो पार्ट था जहां पर जो सिपाही म्यूटिनी का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं था, नॉर्दर्न पार्ट, साउदर्न पार्ट, या बंगाल? बंगाल अलग करके दिया था, तो बंगाल पार्ट में शुरू हुआ था लेकिन बाद में ज्यादा इम्पैक्ट नहीं था। लेकिन जो शुरू हुआ था तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो था। ठीक है, वेस्टर्न पार्ट में भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हुआ था, लेकिन ज्यादातर जो इम्पैक्ट हुआ था वो नॉर्थ इंडिया में हुआ। ठीक है, बोलिए, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस क्लास? Please ask me without any hesitation. Very interesting and understood. Okay, very nice. इसी का कोई मतलब क्वेश्चन नहीं है? नो क्वेश्चंस एट ऑल?
चलिए, सो आई होप ये जो क्लास से आप लोगों का मतलब, थैंक यू, ठीक है, आप लोगों का मतलब काम में आया। रिगार्ड दिस ट्राइबल कम्युनिटी, देखिए ट्राइबल कम्युनिटी जो है एक इसलिए नहीं बोला क्योंकि आप लोगों का जो पार्ट है ट्राइबल कम्युनिटी जो है, वंस वी रीड वी विल आस्क क्वेश्चन। ओके, थैंक यू। आई विल हैव द मटेरियल्स, जैसे मैं बोला इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद मटेरियल्स मिल जाएगा। मटेरियल्स तो आप लोगों को इंस्टीट्यूशन से भी मिलेगा, मुझसे भी मिलेगा, ठीक है। ट्राइबल कम्युनिटी थे, क्यों मैं इसको जाहिर नहीं, क्यों जिक्र नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं ट्राइबल कम्युनिटी को पढ़ाऊंगा तो वो अलग से होगा, ठीक है। इसलिए मैं मतलब जो जो चीज डिस्कशन में ला सकता हूँ उसको मैं साइड में रखता हूँ, मतलब सामने रखता हूँ, ठीक है। तो ट्राइबल कम्युनिटी कौन कौन इसमें शामिल हुआ था या क्या हुआ था, इसके बाद क्या हुआ था, वो तो हम पढ़ेंगे, आगे जाके पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए ये वाला क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू टू ज्वाइन। अगले दिन फिर से हम लोग आएंगे। चलो, गुड नाइट, थैंक यू एवरीवन।